वीक में जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको आज हम लोग रिवीजन करेंगे। नमस्ते सभी को, नमस्ते, प्रणाम है सभी को, नमस्कार है सभी को, सत श्री अकाल है सभी को, प्रणाम है। चलिए तो शुरू करें हम लोग, सेशन की शुरुआत करें हम लोग। तो सभी लोग एक बार यस लिख के बताइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस अगर मैं पूछूं हर साल हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं। इस दिन जो है ना कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है और कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन को ही हम लोग विश्व रक्तदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, विश्व रक्तदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ये जो ब्लड होता है इस ब्लड का जो पीएच मान होता है, इस ब्लड का जो पीएच मान आप देखोगे 7.4 होता है। और इस आरबीसी जो होता है, इस आरबीसी का जो निर्माण होता है, इस आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। तो इसका जीवन काल अगर पूछ ले कि इसका जो जीवन काल है, जीवन काल अगर पूछ ले इसका कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और अपना ब्लड में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, ब्लड किसके कारण रेड होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड रेड होता है। और इतना इसमें ग्लोबुलिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। देखो ब्लड की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है ना उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं अपना। जैसे कि मान लो जब ब्लड का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है, तो उसी को हम लोग सिकल सेल कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन का है वो घट करके कितना हो जाता है दोस्तों, 8 से 10 दिन का हो जाता है। 8 से 10 दिन का हो जाता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस 2026 की थीम क्या है, ये कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। पेपर में तो यही प्रश्न पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि भैया पहली बार विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया, दोनों चीजें बताएगी, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस 2026 की थीम क्या है और यह पहली बार कब मनाया गया था। पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करिएगा सब लोग, सभी लोग, ठीक है। इतना इस पे फोकस करिएगा सभी के सभी छात्र। तो पहली बात तो इतना, ये पहली बार अगर पूछे 2026 की थीम अगर पूछे तो मानवता की एक बूंद, अगर 2026 की थीम अगर पूछे, 2026 की थीम इतना मानवता की एक बूंद, ठीक है। मानवता की एक बूंद लिखते हुए चलिएगा, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं, रक्तदान करें जीवन बचाएं, यही इस बार की क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। अब इसको सेलिब्रेट कौन करता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये सेलिब्रेट कौन करता है, WHO सेलिब्रेट करता है। इसको सेलिब्रेट कौन करता है दोस्तों, WHO सेलिब्रेट करता है। और WHO की जो स्थापना होती है, WHO की स्थापना अगर पूछे कब होती है तो 7 अप्रैल 1948 को होती है, 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को ही WHO बनता है, इसलिए 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अभी तक एक व्यक्ति का आंसर नहीं आया, ये पहली बार कब मनाया गया था, बताइए कि विश्व रक्तदान दिवस पहली बार कब मनाया गया था। बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए कि विश्व रक्तदान दिवस पहली बार कब मनाया गया था, क्योंकि ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा एक हफ्ते का रिवीजन आज हम लोग कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आप सभी लोगों के लिए, पूरा एक हफ्ते का। हाँ, जैसे मान लो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के बारे में जब बात करते हैं, इतना स्विट्जरलैंड का जो पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रख लीजिएगा, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार ये 2004 में मनाया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार अगर पूछे कब मनाया गया था, बिल्कुल एकदम सही बात है, ये 2004 में ये प्रथम बार मनाया गया था। प्रथम बार ये 2004 में सेलिब्रेट किया जाता है, प्रथम बार 2004 में सेलिब्रेट किया जाता है। कॉपी पेन है तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा हमारे साथ, ठीक है। कॉपी पेन है तो हमारे साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी लोग। नेक्स्ट
निम्नलिखित में किस स्थान पर दालचीनी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई? ये कहाँ पे आयोजित की गई बताइएगा? ये कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में आयोजित की गई। और देहरादून कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है। ये कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में आयोजित की गई। उत्तराखंड इतना यूके की बात करूं, ये 9 नवंबर सन 2000 को इतना सन 2000 को यूपी से पृथक होके बनता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला यूसीसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य यही है। भारत का इतना प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा प्रथम, ये राज्य यही हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डीपीएसपी का पार्ट है। ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी आपको भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक में आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो आर्टिकल नंबर 44 में आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 44 में आपको देखने को मिलता है। डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से दोस्तों? जो आयरलैंड है, इस आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया, आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। और याद रख लीजिएगा आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? माइकल मार्टिन हो जाएगा। माइकल मार्टिन हो जाएगा। ठीक है। अब डीपीएसपी न्यायवादी नहीं है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखोगे उत्तराखंड में ही आप देखोगे तो उत्तराखंड में ही आप देखोगे छोटी चारधाम यात्रा, केदारनाथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और प्लस यमुनोत्री आपको देखने को मिलता है। छोटी चारधाम यात्रा। यहीं पे फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है। फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है। यहीं पे आप देखोगे तो फूलों की घाटी भी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फूलों की घाटी आपको यहीं देखने को मिलती है। रामगंगा नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। राजा जी नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे, ठीक है, फूलों की घाटी, रामगंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहाँ पे? यहीं पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पूछेगा उत्तराखंड में कौन कौन से आपको जो है दर्रे हैं। पूछेगा कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। ये बिल्कुल पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है। अभी तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब उत्तराखंड में सो मेनी दर्रास वी हैव, जैसे कि मान लो लिपू लेक दर्रा है, दारमा दर्रा है। यहाँ पे देखोगे लिपू लेक दर्रा है। यहाँ पे लिपू लेक दर्रा आपको देखने को मिलेगा पहला। उसके बाद दूसरा देखोगे दारमा दर्रा है। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों? दारमा दर्रा हो जाएगा। दारमा दर्रा हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में ये चलता है, सर जी ये दर्रा क्या होता है? दर्रा तो हम जानते ही नहीं। आइए बताते हैं। दो नदियों और पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। उसी को हम लोग पासेस कहते हैं। याद रख लीजिएगा। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, दारमा दर्रा उत्तराखंड। उसके साथ आप देखोगे मशंगा धू दर्रा, लिख लीजिएगा सभी लोग, उसके बाद लिख लीजिएगा मगनशा दर्रा इज ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड। उसके बाद देखोगे चमोली जिले में आप देखोगे माना दर्रा और नीति दर्रा भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। चमोली जिले में आप देखोगे तो माना दर्रा, उसके बाद देखोगे माना दर्रा जो हो जाएगा, और नीति दर्रा जो हो जाएगा, नीति दर्रा जो हो जाएगा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये दोनों भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। और भी थंगला दर्रा है। इसके साथ यहाँ पे देखोगे थंगला दर्रा भी आपको कहाँ पे? ही उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। मुलिंगला, ठीक है, उसी के साथ मुलिंगला दर्रा भी ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड, इतना श्रृंगकंठ दर्रा इज ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड इतना। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कुछ जो है, जैसे कि मान लो माना विलेज भी आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलता है। अब मान लो यहाँ पे कई झीलें भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। ये भी आप लोग कमेंट करते हुए आंसर बताइए, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। याद रख लीजिएगा। बताइए उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? कलर चेंज। तो उत्तराखंड में आप देखोगे बहुत सारी, जैसे कि गढ़वाल और कुमायूं झील आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब देखोगे उत्तराखंड में आप देखोगे चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, वरना कई लोग छात्रों का कहना क्या रहता है, सर इतना ज्यादा डेप्थ में मत बताइए, याद नहीं होगा। तो हम क्या ही करें, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं।
दुनिया का सबसे गहरा वेल कब्रिस्तान कहाँ खोजा गया है? ये देखो ना, हमारे इंडिया का मैप है। इधर देखोगे बंगाल की खाड़ी है, इधर सॉरी इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, और इधर देखोगे क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की इतना बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और साउथ में भारत के जाओगे तो यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और यहीं पे एक कब्रिस्तान मिला है जो लगभग 7,000 मीटर, इतना 7,000 मीटर गहरा है, 7,000 मीटर गहरा है, याद रख लीजिएगा। तो मिला कहाँ पे दोस्तों? हिंद महासागर में मिला, हिंद महासागर में मिला। अरब सागर में आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा। और इसके दक्षिण में आप आइएगा, 8 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। कहाँ पे दोस्तों? ये मालदीव के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, और मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। किससे? मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। वहीं आप बंगाल की खाड़ी में आइएगा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है अपना, अंडमान निकोबार है। और ये जो है अंडमान है, ये अंडमान है, ये अंडमान है, और ये निकोबार है, निकोबार है, निकोबार है, अंडमान निकोबार। कहा निकोबार को लिटिल निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो कितना डिग्री चैनल अलग करता है ये आप कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा, ठीक है? ये आप कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा कि अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है। और ये मैं बता देता हूँ, ये 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अब देखो जो लक्षद्वीप है इसकी कैपिटल कवरत्ती है, और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो श्री विजयपुरम है। वो क्या है दोस्तों? श्री विजयपुरम है, इतना श्री विजय, इतना श्री विजय पूरम है, श्री विजयपुरम है, श्री विजयपुरम है, श्री विजयपुरम है, इतना 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अंडमान निकोबार के बीच में कितना 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है? कितना? 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है। पेपर में ऐसा ना 8 नहीं, अंडमान और निकोबार के बीच में आप देखोगे ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मालदीव की अगर पूछे प्रेसिडेंट के नाम तो मोहम्मद मुइजू हो जाएगा, मोहम्मद मुइजू हो जाएगा, मोहम्मद मुइजू हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम लोग इकोवेरियन सैन्य अभ्यास भी करते हैं, इकोवेरियन सैन्य अभ्यास भी करते हैं, और हमारे यहाँ पे यूपीआई भी एक्सेप्टेबल है। और यहाँ की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर मालदीव की कौन हो जाएंगे? कैटरीना कैफ हो जाएंगे, कैटरीना इतना कैटरीना कैफ हो जाएंगे, कैटरीना कैफ हो जाएंगे, कैटरीना कैफ हो जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर हिंद महासागर है। अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक श्रीलंका भी देखने को मिलेगा। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य आपको देखने को मिलता है। श्रीलंका और भारत के बीच में कितना कौन देखने को मिलता है? पाक जलडमरू मध्य आपको देखने को मिलता है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है? अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे आप दुनिया का सबसे गहरा वेल कब्रिस्तान हिंद महासागर में खोजा गया है। यह विशाल कब्रिस्तान हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में डायमंड मिंटेना फ्रैक्चर जोन में देखने को मिल रहा है। इस समुद्र तल से 7,000 मीटर यानी कि 4 मील के नीचे खोजा गया है, जो लगभग 12,000 किलोमीटर लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देख रहे हो, समुद्र तल से 7,000 मीटर की गहराई में और लगभग 1200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो एक कब्रिस्तान अभी खोजा गया है। जो कि अभी क्या खोजा गया दोस्तों? कब्रिस्तान खोजा गया। सोचो, अब वहीं पे कब्रिस्तान में हम लोग जाके जिंगलाला हु ऐसे करते हुए दिखाई देंगे। देख, चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी 11वीं बैठक का आयोजन किया गया? जब हम बात करते हैं नीति आयोग, इधर योजना आयोग, योजना आयोग, इधर लिखेंगे योजना आयोग, इधर लिखेंगे नीति आयोग। ये नीति आयोग। पहली बात ये, जो नीति आयोग की जो 11वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता अभी कहाँ पे पीएम मोदी ने की है, और ये बैठक हुई कहाँ पे दोस्तों? ये हुई है कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में हुई। देखो, योजना आयोग ये 15 मार्च 1950 को बनता है, और इतना इसको जो है 2015 में क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। 2015 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। इस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? इस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था दोस्तों? ये प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होता था। यही पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करता था। पंचवर्षीय जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना का जो है संचालन करता था। और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई है, और 2012 से लेके 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना चली है। अब होता क्या है, नीति आयोग का बनता है, ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और याद रखना, ये 1 जनवरी 2015 को ये बनता है, 1 जनवरी 2015 को बनता है, ठीक है, आप लीजिएगा। और ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मोटिव भी है @2047। हमारा लक्ष्य भी है कि हम 2047 तक क्या करेंगे, भारत को विकसित बनाएंगे,
भारत को क्या बनाएंगे, भारत को विकसित यत्न, विकसित यत्न, विकसित बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। अब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी है, यानी कि नरेंद्र मोदी है। अब सीईओ की बात करो तो कौन हो जाएगा, निधि छिप्पर हो जाएंगे, निधि यत्न, निधि छिप्पर हो जाएंगे, निधि छिप्पर हो जाएंगे, निधि छिप्पर हो जाएंगे, निधि छिप्पर हो जाएंगे। अब यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करूं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको अपॉइंट बनाया गया, बताइए सभी लोग कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, बताओ कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, बताइएगा सभी लोग कमेंट करते हुए। ये पेपर में आएगा इतना, अशोक कुमार लाहिड़ी, बिल्कुल इतना। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, अशोक कुमार यत्ना, अशोक कुमार यत्ना, कुमार अशोक कुमार लाहिड़ी, लाहिड़ी को बनाया गया, लाहिड़ी को बनाया गया है, अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक कुमार लाहिड़ी कौन से नंबर के नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए कि अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं। क्योंकि ये उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो देश का प्रधानमंत्री ही होता है। तो कौन सा क्रम है इनका दोस्तों, ये पांचवें उपाध्यक्ष बने हैं, इतने पांचवें उपाध्यक्ष बने हैं। अब जैसे कई लोग होता क्या है कि सर जी पांचों बता दीजिए, आप इतना कृपा कर ही रहे हैं तो सभी बता दीजिए, ये पांचवें बने हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी जो है पांचवें उपाध्यक्ष बने हैं, पांचवें उपाध्यक्ष बने हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके पहले कौन थे उपाध्यक्ष, सुमन बेरी थे, कौन थे दोस्तों, सुमन यत्ना। इसके पहले उपाध्यक्ष चौथे नंबर के कौन थे, सुमन यत्ना, सुमन बेरी थे, सुमन बेरी थे। पांचवें कौन बने हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं, अशोक कुमार यत्ना, अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी बने। तीसरे कौन थे दोस्तों, अच्छा तीसरे कौन थे दोस्तों, तीसरे अच्छा ये चौथे हैं। पहले अरविंद पगड़िया थे, फिर राजीव कुमार थे, सुमन बेरी थे, अशोक कुमार लाहिड़ी। अच्छा अभी तक 4 ही बने हैं, अच्छा 4 ही बने हैं, ठीक है 4 ही बने हैं, 4 ही बने हैं, 4 ही बने हैं, आई थिंक 4 ही बने हैं, 4 ही बने हैं। इसको जो है ना इसको सुधार लेना। पहले कौन थे दोस्तों, अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद यत्ना, अरविंद पनगड़िया थे, पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया थे। दूसरे कौन थे, राजीव कुमार थे, दूसरे कौन थे दोस्तों, राजीव कुमार थे, राजीव कुमार थे, राजीव कुमार थे, राजीव कुमार थे। तीसरे सुमन बेरी थे इसके पहले जो है, और चौथे कौन बने, अशोक कुमार लाहिड़ी बने। तो इसको भी कर लेना, अशोक कुमार लाहिड़ी चौथे बने हैं, चौथे उपाध्यक्ष बने, चौथे उपाध्यक्ष बने। इसको सुधार लेना, इसको सुधार लेना, ठीक है। चलो चल भाई, केन विलियमसन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पता है ये किस देश के क्रिकेटर हैं, पता है ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था ना कि ब्रिटेन ने भी क्या किया है, ब्रिटेन ने भी क्या किया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या किया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। वही यूएई ने भी क्या किया है दोस्तों, यूएई ने भी क्या किया है दोस्तों, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया। फिलहाल अगर पूछे केन विलियमसन किस देश के महान क्रिकेटर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कर दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है, तो पांचवें का आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, वेलिंगटन हो जाएगी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्रिस्टोफर यत्ना, क्रिस्टोफर यत्ना, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हो जाएंगे, ठीक है। दक्षिण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किर स्टारमर हो जाएंगे, किर स्टारमर हो जाएंगे, किर स्टारमर हो जाएंगे, किर स्टारमर हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें दिमाग में उतारते हुए चलिएगा, हम सभी जितने भी लोग देख रहे हैं क्लासेस को, सभी के सभी लोग, ठीक है, सभी के सभी छात्र जितने भी लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट, ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो जब ब्रिक्स की बात करते हैं ना, ब्रिक्स इतना ब्रिक्स की बात करते हैं, ये ब्रिक्स में देखो तो 5 देश हैं फिलहाल, तो याद है इसमें 5, पहले जब बना था तो 4 देश थे। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है, 2009 में यूएस के एथनबर्ग में जब इसकी बैठक होती है तो उस समय 4 देश रहता है, ब्रिक्स रहता है। फिर दक्षिण अफ्रीका जब इसमें जुड़ता है 2010 में, तो अब इसकी इसमें टोटल देश कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। शुरुआत में जब स्टार्टिंग होता है 4 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है, उसके बाद ये 5 लोग हो जाते हैं। तो भारत, रूस, इंडिया, चाइना, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ता है 2010 में। फिर इसके बाद देखो 2024 का समय आता है, 2024 में कौन आता है, ईरान, इथोपिया,
इथोपिया, इथोपिया, मिस्र यत्ना, मिस्र, फिर उसके बाद यूएई, यूएई इसमें जुड़ता है। फिर उसके बाद 2025 में एक और देश जुड़ता है, एक तो और देश जुड़ता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद आप टोटल देखोगे दसों की संख्या 10 हो गई। फिर एक और अभी जुड़ने की बातचीत कर रहा है, सिग्नेचर कर देगा, वो भी शामिल हो जाएगा इसमें सितंबर में, ठीक है। तो फिलहाल अभी 10 हैं। इसकी बैठक भी 2026 में कहाँ हो रही है दोस्तों, तो ये भारत में ही। ब्रिक्स को होस्ट कौन कर रहा है दोस्तों, भारत ही होस्ट कर रहा है। तो फिलहाल इसकी जो बैठक हुई है, फिलहाल नई दिल्ली में ही हुई है। फिलहाल की इसकी बैठक जो है नई दिल्ली में ही आयोजित हुई है। फिलहाल की जो इसकी बैठक हुई है वो कहाँ पे दोस्तों, न्यू दिल्ली में ही आयोजित की गई है, न्यू दिल्ली में ही आयोजित की गई। तो ये आप उतार लेना दिमाग में, अपने जितने भी छात्र देख रहे हैं ना, सभी लोग दिमाग में उतार लेना। वो अच्छा रहेगा ना, उतार लोगे तो बुद्धि में बना रहेगा। ऐसे बुद्धि में बना रहेगा तो अच्छा बात है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक। चलो, ब्रिक्स की अध्यक्षता 13वीं अर्बनाइजेशन फोरम की अध्यक्षता नई दिल्ली में की गई। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 11-12 जून 2026 को सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया था, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। तुर्की में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, राजदूत अपॉइंट किया गया। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग तुर्की की बात करते हैं, तुर्की, ये मालूम है तुर्की क्या कर रहा है, COP31 को होस्ट कर रहा है। इस COP31 को ही हम लोग जलवायु परिवर्तन रहता, जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन रहता है, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसे तुर्की को ही हम लोग क्या नामते हैं, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसा भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ही बता रहा हूं। या तो COP31 दे देगा, या तो पूछ लेगा मेरे भाई, ये पूछ लेगा कि भैया जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए, मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सम्मेलन वही है लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है सम्मेलन वही, लेकिन कभी तो COP31 बोल देंगे, तो कभी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन बोल देंगे, बतवा तो वही हो जाएगा, ठीक है। चलो, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखो, सबसे शांत देश अभी भी आइसलैंड ही है, सबसे शांत देश इतना, सबसे शांत देश है इतना अभी भी कौन है दोस्तों में, इसमें आइसलैंड है इतना, आइसलैंड इसमें सबसे शांत देश है, सबसे शांत देश है। और सबसे अशांत है इतना, सबसे अशांत देश अगर पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, रूस हो जाएगा। अशांत और शांत तो छोड़ो, अपना भारत का स्थान बात करो तो 127 है, 127 है, जो कि बहुत बदतर स्थिति को दर्शाता है, जो कि बहुत बड़ी बदतर स्थिति को भारत की दर्शाता है कि बहुत ही गंभीर संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत ही गंभीर संकट से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इस तरीके की बेहतरीन क्लासेस अगर आपको चाहिए, रिवीजन क्लासेस आपको चाहिए, पूरे वीक का रिवीजन एक क्लासेस में चाहिए और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको क्लासेस के बारे में कभी भी कुछ भी पता चलने वाला नहीं है, बाकी आपकी अपनी इच्छा, ठीक। चलो, अगर पूछ रहा है कि नेवा यानी कि नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वीं विधानसभा कौन बना है, तो अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली हु अडॉप्ट नेवा यानी कि नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। जब तक ममता दीदी थी अपने यहाँ होने नहीं दे रही थी, अब ममता दीदी तो है नहीं, आपको पता है 294 जो सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा में यहाँ पे 294 सीटें हैं। अब 294 में से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती हैं। और यहाँ पे RN रवि जो है, RN जो रवि है यहाँ पे क्या है दोस्तों, गवर्नर है, यहाँ पे गवर्नर है। और CM अगर मैं बात करूँ अभी शुवेंदु अधिकारी है, कौन है दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी है, शुवेंदु अधिकारी है। तो अब इसीलिए यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल की कैपिटल अगर पूछ ले क्या हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी। कोलकाता हुगली नदी के तट पे स्थित है, हुगली नदी के तट पे स्थित है, जो हुगली जो है गंगा के ही वितरिका है। इसी के तट पे ही मकर संक्रांति जब आती है ना, इसी मकर संक्रांति के टाइम यहाँ पे होता है दोस्तों गंगा सागर मेला, गंगा सागर जो मेला होता है ना, गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, कोलकाता में जो है दोस्तों आपको पता होगा फोर्ट विलियम जो है ना, फोर्ट विलियम का जो नाम चेंज कर दिया गया है, फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया, विजय दुर्ग इतना क्या कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये आप अवश्य याद रख लीजिएगा। हो सकता है डिलीट करके क्वेश्चन पूछ ले, तब तो हमको कनेक्टेड रहना पड़ेगा ना, इंटरकनेक्टेड रहना पड़ेगा, कनेक्टेड भी नहीं, इंटरकनेक्टेड हम लोगों को रहना पड़ेगा इसके साथ। चलिए,
निम्नलिखित में से आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे? विपुल यू को अपॉइंट किया गया है। जब बात करते हैं ये बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश कहता है बांग्लादेश के बारे में 4-5 पॉइंट। पहला, इसका 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। इसके साथ असम बॉर्डर बनाता है, मेघालय बॉर्डर बनाता है, इसके साथ मेघालय बॉर्डर बनाता है, त्रिपुरा बॉर्डर बनाता है, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बॉर्डर बनाता है, उसके साथ वेस्ट बंगाल इसके साथ बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो तारिक रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तारिक रहमान हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग संप्रीति सैन्याभ्यास करते हैं। संप्रीति सैन्याभ्यास करते हैं। बोंगो सागर इसके साथ संप्रीति बोंगो सागर सैन्याभ्यास हम लोग करते हैं। मोगला पोर्ट का संचालन हम ही लोग करेंगे। मोगला पोर्ट जो है, इस मोगला पोर्ट का संचालन हम ही लोग करेंगे। इसके साथ समझौता किए हैं। तो ये सारी चीजें आप जरूर से याद रख लेना। ठीक है, किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। और ये हमारी ही देन है जो आज हमको आंख दिखाता है ना, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, टीचर की गरिमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाल ही में किसी स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ, इसकी जो स्थापना होती है ना, पहली बात तो ये कब होती है दोस्तों? 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका जो हेड, इसके जो हेड है वो कौन बनाए हैं? कौन बनाए गए? डीआरडीओ के हेड कौन अपॉइंट किया गया? बताइए कमेंट करते हुए कि डीआरडीओ का नया प्रमुख किसको बनाया गया है। ठीक है, डीआरडीओ का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? एक चीज और आपको बता दूं, इसका मोटो जो है ना, इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके नए हेड राजेश कुमार सिंह को बनाया गया। राजेश कुमार सिंह जो है, राजेश कुमार सिंह को इसका नया हेड अपॉइंट किया गया। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हैदराबाद हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। देख रहे हो विनोद? ठीक है, देख रहे हो विनोद, पेन में से पेन निकल जा रहा है। मतलब इतना दाब के लिख रहे हैं, एकदम चाप के लिख रहे हैं। देख रहे हो, ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए बार बार पेन गिर रहा है। ठीक है, राजेश कुमार सिंह बोलो एक ही बतवा है। ठीक है, तो फिलहाल इसका हैदराबाद नाम आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में अगर बात करूं, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क चिंकिलिज खां और समझा हो जाएगा। हैदराबाद में ही गोल्ड एटीएम की शुरुआत की गई थी। दैट्स इट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने सोलर वन नामक पहले फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया? तो ऑब्वियसली ये कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और अमेरिका के जो राष्ट्रपतिया का नाम जो है डोनाल्ड ट्रम्पवा हो जाएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपतिया हैं उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? डोनाल्ड ट्रम्पवा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया अमेरिका के चचा इस समय कौन है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्पवा। क्या नाम हो जाएगा मेरे भाई? डोनाल्ड ट्रम्पवा अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ना, इसका आंसर जो है सोलर वन। एक बार हमको चेक करने देना। कई लोग जापान कह रहे हैं इसलिए हम इसको चेक करेंगे। कई लोग जापान कह रहे हैं इसलिए हम इसको चेक करेंगे। हो सकता है हम गलत हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन रीचेक। जब एक बंदा बोल दिया कि जापान, तो मतलब हम चेक करेंगे। बिल्कुल अमेरिका ही होगा। कोई बात नहीं, चेक करने में क्या जाता है, बोले पूछने में क्या जाता है। अब जैसे मान लो कोई लड़का लड़की को प्रपोज करने गया, लड़की रिजेक्ट कर देगी, पहले से पता है, ठीक है रिजेक्ट करेगी, लेकिन पूछने में क्या जाता है? अगर हाँ बोल दी तो, मान लो अगर हाय बोल दी तो, हाँ ही बोल दी तो, तब क्या होगा? पाड़ी तो बनती है ढिंग चाक ढिंग 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 चाक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका ही हो जाएगा। अच्छा, जापान के बारे में बता दो। इसके यहाँ की जो नई प्रधानमंत्री, हालांकि फिर से वही चुन के आए जो पहले थी, सानो तकाइची हो जाएंगे। इसने एक लकड़ी का उपग्रह बनाया था जिसके कारण ये चर्चा में आया था। अमेरिका, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, बताओ, कल हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो अब लड़की आई, सर हमको आप बहुत अच्छे लगे। हमको तुम चाची, हमको आप बहुत अच्छा नहीं लगे, लो चुपचाप चला बिया हुआ लमा। ठीक, चलो। तो
नासा से के जो प्रमुख हैं, वो नासा के प्रमुख का नाम क्या हो जाएगा? जेरेड इसाकमैन हो जाएगा। जेरेड इसाकमैन हो जाएगा। जेरेड इसाकमैन हो जाएगा। जेरेड इसाकमैन हो जाएगा। ये नासा के नए प्रमुख बने। नासा 1958 में बनता है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से इसको आप लोग जानते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। चलो, बाद में किसी थल सेना का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो अपना थल सेना का जो नया प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया बताइएगा जरा। थोड़ा सा हम थोड़ा स्पीड में ज्यादा चल रहे हैं क्या? बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या? बताइएगा तो जरा। स्पीड ज्यादा है क्या मेरी? बताइएगा तो जरा। कई लोगों का परेशानी यही रहता है कि हम मेरी स्पीड को कैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे आर स्लो, आई एम नॉट स्लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर बी हो जाएगा, धीरज। ना 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 13 का आंसर जो है धीरज सेठ हो जाएगा। यही हमारे नए थल सेना इतना, ये थल सेना इतना, थल सेना के प्रमुख अपॉइंट किए गए। थल सेना के जो है प्रमुख अपॉइंट किए गए। थल सेना के प्रमुख अपॉइंट किए। जो थल सेना दिवस है, ये थल सेना जो है दिवस जो है, ये थल सेना दिवस हर साल हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को मनाते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले थल सेना प्रमुख कौन थे। तो पहले थल सेना प्रमुख करियप्पा जी थे। कौन से दोस्तों? करियप्पा जी थे। कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना प्रमुख बनाए गए। नौसेना प्रमुख बनाया गया। नौसेना दिवस अगर पूछे, नौसेना जो दिवस है ये हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख है। अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख है। और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। थल नौसेना तीनों चीना बता दिया मैंने, ठीक है। चलो चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रूस ग्रैंड सैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये किसने? सुदर्शन पटनायक ने जीता है। भाई साहब ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये कहा कि ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और याद रख लेना ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा, आपको उड़ीसा से याद आना चाहिए, मैं क्या बता दूं, उड़ीसा के ये रहने वाले हैं। लेकिन यही सुदर्शन पटनायक 2027 की जो जनगणना है ना, 2027 की इतना जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर यही सुदर्शन पटनायक इतना सुदर्शन पटनायक। 14 का आंसर इज बी, ठीक है, एकदम सही जवाब है, ठीक। चलो, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन गए? भाई पैसा ही पैसा। क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? एलन मस्क के पास जा, एलन मस्क के पास मिल। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर एलन मस्क हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने दोस्तों? एलन मस्क बने। टेस्ला के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, भाई साहब कितनी रोबोटिक कंपनियां इसके मालिक, ट्विटर के मालिक, सबके मालिक तो यही 6 हैं। इतना कौन हो जाएंगे? एलन मस्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? एलन मस्क हो जाएंगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी पूछेगा जैसे कि रिचेस्ट मैन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश में कितना अच्छा लग रहा है, हिंदी में दुनिया का सबसे अमीर आदमिया, ठीक है, हिंदी जस्ट लाइक दैट, ठीक। याद रखना कौन हो जाएंगे? एलन मस्क हो जाएंगे। किस स्थान पर ग्लोबल चेस लीग के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया? आई थिंक ये हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में हो जाएगा। ये कहाँ पे? बेंगलुरु में हो जाएगा। और बेंगलुरु में क्या है दोस्तों? इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में क्या हो जाएगा? इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो कब बनता है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई इसके क्या रहते हैं? संस्थापक रहते हैं। डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई इसके क्या रहते हैं? संस्थापक रहते हैं। और अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। और इसरो के जो हेड हो जाएंगे अपना, वो कौन हो जाएंगे? वी नारायण हो जाएंगे। इसरो के जो हेड हो जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? वी नारायण हो जाएगा। इसरो के जो चीफ यानी कि इसरो के जो हेड हो जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? वी नारायण हो जाएगा। वी नारायण हो जाएगा, ठीक है। अब इसरो के द्वारा छोड़ा गया पहला जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहता है वो कौन सा रहता है दोस्तों? वो रहता है आर्यभट्ट।
पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर जी ये बताइए कि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला सैटेलाइट कौन सा रहता है। तो इसरो के द्वारा छोड़ा गया अंतरिक्ष में पहला जो सैटेलाइट रहता है वो कौन सा रहता है, आर्यभट्ट रहता है, जो 1975 में छोड़ा जाता है, 1975 में छोड़ा जाता है। इसरो को कई सारे मिशन भी हैं, जैसे कि मान लो इन्होंने कहा है कि 2035 तक हम क्या करेंगे, खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, खुद का स्पेस स्टेशन रहता है, स्पेस से रहता स्पेस स्टेशन बनाएंगे, स्पेस स्टेशन बनाएंगे, स्पेस स्टेशन बनाएंगे। इन्होंने ये तक कह दिया है कि 2040 तक हम मानव को मून पे भेजेंगे। मानव को क्या भेजेंगे दोस्तों, मानव को क्या भेजेंगे, मून पे भेजेंगे, मानव को मून पे भेजेंगे, ये तक कर दिया है। इसरो ने कह दिया 2030 तक हम स्पेस को कचरा मुक्त करेंगे। स्पेस जो है, स्पेस को क्या करेंगे, स्पेस को कचरा मुक्त करेंगे, कचरा मुक्त इतना कचरा मुक्त करेंगे, कचरा मुक्त करेंगे मतलब हमारे जो सैटेलाइट भेजे गए हैं किसी जमाने में खराब हो गए हैं, हमारे ऑर्बिट के आसपास घूम रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करके ऊपर ही समाप्त कर देंगे और कहीं गिरा देंगे किसी महासागर में, मान लो के कहीं भी किसी महासागर में गिरा देंगे। ऐसा इसरो ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ इतना। तो मेरे ऊपर चिल्लाने से बजाय इसरो के ऊपर चिल्लाना, ठीक है, मेरे बजाय ऊपर चिल्लाने के बजाय इसरो के ऊपर चिल्लाइएगा, वी नारायण के ऊपर चिल्लाइएगा, ठीक है। बात समझ में आई। इसरो के आगामी प्लान है जो मैं आपको पहले ही से बता देता हूं कि इसरो के आगामी प्लान व्हाट इज दिस, ठीक। चलो मुख्य रूप से राज्य में महिलाओं और धरती उर्वरता का के समान में राजा उत्सव कहाँ मनाया गया, राजा महोत्सव कहाँ मनाया गया भाई साहब, राजा उत्सव पैसा ही पैसा कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। जैसे बिहार में आप देखोगे फेमस एक फेस्टिवल है सोनपुर मेला, सोनपुर मेला इतना, सोनपुर मेला, सोनपुर इतना, सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ऐसा कहा जाता है, लेकिन आजकल तो थिएटर फेस्टिवल बन के ही रह गया है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे मांडू महोत्सव मनाते हैं, मांडू इतना, मांडू महोत्सव मनाते हैं, मांडू महोत्सव मनाते हैं, तानसेन इतना, तानसेन महोत्सव मनाते हैं, खजुराहो महोत्सव मनाते हैं, खजुराहो महोत्सव मनाते हैं। सब कहाँ पे, एमपी में ही मनाते हैं। वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल कोलकाता हो जाएगी, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कोलकाता, कोलकाता हो जाएगी। और कोलकाता में आप देखोगे जो होता है ना गंगा सागर मेला मनाया जाता है। क्या मनाता है कोलकाता में, हुगली नदी के तट पे गंगा सागर मेला होता है, गंगा सागर रहता, गंगा सागर मेला होता है, गंगा सागर मेला होता है। उड़ीसा में देखोगे तो ये अपना उत्कल फेस्टिवल भी मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को जो होता है ये बिहार से पृथक होकर क्या बनता है, उड़ीसा बनता है, उड़ीसा बनता है, उड़ीसा बिहार से पृथक होकर क्या बनता है दोस्तों, उड़ीसा बनता है। इसलिए जिस दिन इसकी स्थापना होती है उसी दिवस को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पे देखोगे बाली महोत्सव भी मनाते हैं, बाली महोत्सव भी मनाते हैं, ठीक है, उत्कल महोत्सव, बाली महोत्सव, ये दोनों चीजें आपको कहाँ पर उड़ीसा में ही मनाते हैं, उड़ीसा में ही मनाते हैं। कलिंग फेस्टिवल भी कहाँ पे, उड़ीसा में ही मनाते हैं, कलिंग फेस्टिवल भी कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में ही मनाते हैं। कलिंग टेम्पल भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा, उड़ीसा में ही आपको कोणार्क सूर्य मंदिर और साथ ही साथ दोस्तों लिंगराज मंदिर, उसके साथ साथ जगन्नाथ टेम्पल, ये सब चीजें आपको कहाँ पे, उड़ीसा में ही मनाई जाती हैं, उड़ीसा में ही सेलिब्रेट की जाती हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का आंसर उड़ीसा ही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की गई, बताइए। ये कहाँ पे शुरू की गई, ये कहाँ पे शुरू की गई, ये कहाँ पे शुरू की गई है ये मुफ्त बस यात्रा। निम्नलिखित में इसके साथ में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की गई, केरलम में शुरू की गई। कहाँ पे, केरलम में शुरू की गई। और केरलम के जो मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीशन साहब हो जाएंगे। और इतना जब हम बात करते हैं केरलम की तो इसका नाम चेंज किया गया, पहले नाम इसका केरल था, अब इसका नाम बदल के केरलम ऑफिशियल तौर पर कर दिया गया आर्टिकल नंबर 3 के तहत, जिसके नाम में परिवर्तन किया गया। नाम में, सीमाओं में परिवर्तन अगर पूछे किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो आर्टिकल के थर्ड के तहत, आर्टिकल 3 के तहत संसद करती है, आर्टिकल 3 के तहत संसद कर देती है अपना, आर्टिकल 3 के तहत संसद इसकी कर देती है। फिलहाल इसका आंसर केरलम हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना सही हुआ है अभी तक 18 में, 20 में बताइएगा 20 में से कितना नंबर आया। हालांकि क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा है तो पूरा वीक का रिवाइज कर रहे हैं। जादू पटिया पेंटिंग हाल ही में जीआई टैग दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित है। जादू पटिया पेंटिंग अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है, ये झारखंड से संबंधित है, जिसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु याद है पोंगल मनाते हैं, पोंगल या था पोंगल यहाँ पे मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं। झारखंड में देखोगे सरहुल मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं। और साथ ही साथ जादू पटिया पेंटिंग जिसको भी जीआई टैग दिया गया है वो भी कहाँ से, वो भी झारखंड से ही संबंधित है, वो भी कहाँ पे आपको झारखंड से ही संबंधित हो जाएगा। ना मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में तो गोंड पेंटिंग है,
मध्य प्रदेश में तो आप देखोगे गोंड पेंटिंग है, अपना गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। एक पेंटिंग और है दोस्तों मधुबनी है अपना, मधुबनी पेंटिंग है, इस मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों, बिहार में, मधुबनी में मिला हुआ है, बिहार मधुबनी में मिला हुआ है। ठीक है, एक है बसौली पेंटिंग, एक है दोस्तों बसौली अपना, एक है बसौली पेंटिंग अपना, बसौली पेंटिंग, इसको जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि जदुपटिया पेंटिंग, बसौली पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, इस वगैरह वगैरह, ये सब करके जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसलिए हमारे साथ रिवीजन करते हुए चलिएगा, सुबह 5 बजे पढ़ते हुए चलिएगा, फिर जितने भी दोपहर में क्लासेस ले उसको पढ़ते हुए चलिएगा, ताकि आपका करंट और जीएस दोनों साथ साथ में कवर हो जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं फोर्थ से बोल चुका हूँ और बार बार चिल्ला चिल्ला के ये बोलता हूँ। मधुबनी पेंटिंग प्लीज बोले तो, मधुबनी पेंटिंग इस मधुबनी में ही मिलता है, इसको जीआई टैग कहाँ पे, मधुबनी में मिला है, मधुबनी में मिला हुआ है। मधुबनी एक जिला है कहाँ पे दोस्तों, बिहार में, वहीं पे इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सिंपल है, इसमें सोचना क्या है। नेक्स्ट, जादूपटिया पेंटिंग मुख्य रूप से झारखंड से संबंधित है और झारखंड के समृद्ध आदिवासी कलाओं और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर इसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो होता है 10 साल के लिए होता है, पेटेंट जो होता है वो 20 साल के लिए होता है। पेटेंट जो होता है वो कितने साल के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है, 20 साल के लिए होता है। निम्नलिखित में किस देश में हाल ही में एडवांस प्रोटेस्ट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंग गैंड थेरेपी लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च किया दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया दोस्तों, ये लॉन्च किया हमारे प्यारे भारत ने, हमारे प्यारे इंडिया ने। अच्छा मेरा आपसे एक प्रश्न है, बॉम्ब सवाल आज का, मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है बताओ, बॉम्ब सवाल आज का, बॉम्ब सवाल आज का। 20 में से कितना सही हुआ अभी तक ये बताना होता जरा। जैसे एमटी लेवर जी कर रहे हैं 20 में से 13, ये गलत है रिकॉर्ड, 20 में से 18 सही होना चाहिए मिनिमम, 20 में से 18 सही होना चाहिए, वरना आप फेल हो जाइएगा एग्जाम में, ऐसे ही जाइएगा तो फेल हो जाएगा। 90% से ज्यादा एवरेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स में तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना है। देखो केदारनाथ मंदिर तो होगा नहीं, मीनाक्षी मंदिर होगा नहीं, सबरीमाला मंदिर होगा नहीं, इसका आंसर जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा। और जगन्नाथ मंदिर आपको पड़ता कहाँ पे है, उड़ीसा में ही पड़ता है। ये जगन्नाथ मंदिर अगर पूछे ये पड़ता कहाँ पे है दोस्तों जी, ये उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलता है, उड़ीसा में ही आपको ये देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 19वां संस्करण कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो कौन सा 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मुंबई के बारे में बात करो ना तो मुंबई सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, मुंबई जो है ना ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, फ्रांस में किया जा रहा है, कहाँ पे, फ्रांस में किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें यूएसए है, कौन कौन देश है बताना, तो जैसा जर्मनी, जापान, इटली, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, जापान, बताओ 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 G7 में कौन कौन से देश है, पेपर में यही प्रश्न पूछेगा कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, G7 कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं, G7 कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखो पहली बात तो याद रख लेना, मैंने आप ऑलरेडी बता दिया कि G7 को होस्ट इस बार फ्रांस कर रहा है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाएगा और इसको हेड कौन कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हेड कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इसको हेड किया जा रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा हेड किया जा रहा है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली लिखते हुए चलेगा, अगर लिखना है तो कनाडा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, इटली हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और कौन हो जाएगा दोस्तों, जापान हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। यही 7 देश तो हैं इसमें, और क्या। ठीक है, यूके, यूएसए और जापान हो जाएगा, यही 7 देश तो हैं G7 की तरफ से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी कि अमेरिका, और जापान यानी कि जापान। और आइची नागोया जापान में ही इस बार एशियन गेम का भी आयोजन किया जाना है, ये भी याद कर लीजिएगा सभी लोग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए, मैं फिर से बोलता हूँ ये पूरा वीकली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एक क्लास के माध्यम से, मतलब 13 से 21 तक में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अपना पूरा 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स एक क्लास में समाप्त। ठीक है, एक क्लास में समाप्त, याद रखना है। इसी तरीके की अगर रिवीजन क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर से लिखेगा, ताकि हम आपके लिए ये प्रक्रियाएं चालू रखें।
अरे जूस जीएफ करके याद कर लो, ट्रिक भी है जूस जीएफ। निम्नलिखित में किस दिन विश्व मस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो आई थिंक ये 17 जून को मनाया जाता है, ये 17 जून को मनाया जाता है, ये 17 जून को मनाते हैं। तो हर साल 17 जून को विश्व मस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में मस्थलीकरण आर्द्र भूमि की समस्या के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है, जब बात करते हैं यूएन की, तब यूएन कब बनता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को बनता है। जब यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की, ये 24 अक्टूबर रहता है। कब बनता है दोस्तों? ये 24 अक्टूबर 1945 को बनता है। 1945 को, ये कब? 1945 को ये बनता है। और रखना है 24 अक्टूबर 1945 को बनता है इस दिन, इसीलिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए किसके बारे में, यूएन के बारे में। 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। ये दोनों चीजें याद रख लीजिएगा, ये दोनों की दोनों चीजें जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, एबीसीडी मत लिखा करिए, मालूम है, सीधे आंसर लिखा करिए। एबीसीडी लिखिएगा, जीवन भर कंफ्यूज रहिएगा, जीवन भर कंफ्यूज रहिएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर सही चाहिए ताकि आप अच्छे से सही सही आंसर देके कि सिलेक्शन ले सकें। कंफ्यूजन में जीवन नहीं गुजारना है, अपना कंफ्यूजन में जीवन नहीं गुजारना, वरना वही कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सोल्यूशन का पता नहीं, सोल्यूशन का पता चला तो सारा टेंशन का कुछ पता नहीं, एग्जाम का कुछ पता नहीं, सिलेक्शन का कुछ पता नहीं, ये चलते रहेगा। ठीक, चलो। मिस्टर बीस्ट किस देश से हैं जो 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं? मालूम है, ये अमेरिका से हैं, इतना अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका के हैं इतना। इटली की तो आए है, प्रधानमंत्री का नाम तो आप लोग जानबे करते हो, मेलोनी आंटी, मेलोनी चाची, प्रणाम। ठीक है, इतना इनको ही मोदी जी अभी मुगा सिल्क दिए थे ले जाके। ठीक है, जानम देख लो मिट गई मेलोडियां, मेलोडियां लेके गए ना, कौन मेलोडी लेके गए थे? मेलोनी, मतलब मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्योंकि मेलोडी मेलोनी खाते हैं इसलिए चॉकलेटी हो जाएगी, और क्या। अभी आपको पता है यूके और इटली में जो है ना, जोहा चावल भी निर्यात किया गया था। यूके और इटली में क्या किया गया था? जोहा चावल भी क्या किया गया था? निर्यात किया गया था। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चल। टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शामिल है। उनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम स्मृति मंधाना हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में याद रख लेना है। पेपर में यहाँ से सीधे तौर पे लाइन बाय लाइन प्रश्न एक एक को बन जाते हैं, सीधे लाइन बाय लाइन यहाँ से पेपर में आके प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम अच्छे से इसको सॉल्व करते हुए आपके लिए चल रहे हैं। ठीक, चल। भारत और किस देश के बीच में नवाचार और छात्र विनिमय कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एटीएल ब्रिज समझौता किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? ये फ्रांस के साथ किया है। मोदी जी अभी स्लोवाकिया और फ्रांस के दौरे पे ही गए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही आएंगे, बिना उसके तो कुछ आने वाले हैं नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में भी कहाँ किया है? तो पुराने संसद भवन में किया है। नई दिल्ली में भी कहाँ किया है दोस्तों? पुराने संसद भवन में किया है। पुराने संसद भवन में किया है। और पुराने संसद का जो नया नाम है, नया नाम, पुराने संसद का नया नाम जो है चेंज करके संविधान सदन कर दिया गया है। संविधान सदन कर दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं संसद के बारे में, संसद, तो संसद ये लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के बनता है। और संसद का उल्लेख 79 में देखने को मिलेगा, लोकसभा का 81 में देखने को मिलेगा, राज्यसभा का 80 में देखने को मिलेगा और प्रेसिडेंट का 52 में देखने को मिलेगा। जब तक ये तीनों मिला नहीं बनेंगे तब तक आपका संसद नहीं बनेगा, तब तक आपका संसद नहीं बनता है, तब तक आपका संसद नहीं बनता है। फिर से बोलते हैं, जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, रिवीजन अच्छे तरीके से हो रहा है पूरे वीक के करंट अफेयर्स का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको पेमेंट नहीं करना है, हमको याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम क्लासेस को शेयर भी कर देते हैं, रुक जाओ। तो अगर क्लासेस को आप शेयर नहीं करेगा तो हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं? आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मुन्ना। ठीक है, आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना आप ही महत्वपूर्ण है तो रिस्पांस तो महत्वपूर्ण होबे करेगा। बात सही है कि नहीं? आप ही लोग महत्वपूर्ण है तो रिस्पांस तो महत्वपूर्ण होबे करेगा। सही पकड़े कि नहीं? अब जैसे भाभी जी घर पर है, एक सीरियल आता है, वो देखते तो बोलते सही पकड़े हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। सारिंदा को जीआई टैग दिया गया है
ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम बताते हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, दिन डन दिन डन दिन डन दिन डन, ऐसे करते हैं, बजाते हैं ना। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये त्रिपुरा का है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यह त्रिपुरा का एक क्या है दोस्तों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक मुर्गा है जो पूरी तरीके से काला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कड़कनाथ मुर्गा। अच्छा, कौन कौन देखा है कड़कनाथ मुर्गा? जितना कड़कनाथ मुर्गा कौन कौन देखा है बताइए जरा। आपको दिखाते हैं कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, उसका ब्लड भी काला, मतलब उसके बॉडी में क्या है हमको भी आज तक समझ में नहीं आया है। उसके ब्लड में लगता है हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए जो है कड़कनाथ मुर्गा पूरी तरीके से ब्लैक है, उसका ब्लड भी काला है। कड़क है इतना, कड़कनाथ है इतना, कड़कनाथ मुर्गा, बाप रे बाप 1200 रुपए केजी 400 से 700, 700 से 1200 रुपए केजी के आसपास आपको मिलता है कड़कनाथ मुर्गा इतना। कड़कनाथ मुर्गा देख रहे हो, ये कड़कनाथ मुर्गा, ये जो ब्लैक है पूरी तरीके से, संजोगवश इसका जो ब्लड है ना वो भी ब्लैक है इतना। संजोगवश आप देखोगे इस मुर्गे का जो ब्लड भी है ब्लैक है इतना, ब्लड भी ब्लैक है। अब पता नहीं इसमें क्या पाया जाता है। देख रहे हो, इसका जो अंडे होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं, इसका अंडा जो होता है वो भी ब्लैक होता है, मतलब अद्भुत। ठीक है, 7 करोड़ वाला प्रश्न है, 7 करोड़ वाला प्रश्न ये पूछा गया था एमपीपीसीएस में। देखो ये जो है मध्य प्रदेश में किस मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है? तो कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। देख रहे हो, इसका अंडा काला, ब्लड काला। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा अब खंडवा जमीन पर नेपाल, भूटान, मलेशिया में अपनी उड़ान भर रहा है। देख रहे हो, विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये जो कड़कनाथ मुर्गा है। ठीक है, कौन कौन जो है इसका सेवन किया है जरा बताइए तो जरा। 1200 रुपया केजी है। ठीक है, ये बात सोच लेना। ठीक है, और फिलहाल अभी हाल ही में सारिंदा को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? सारिंदा आपको दिखाते हैं, सारिंदा का भी इमेज दिखाते हैं आपको। सारिंदा जीआई टैग, जीआई टैग फोटो, यही है सारिंदा। देख रहे हो, जिसे शाहरुख खान लेके इसे इसे बजाता रहता ना, वही है सारिंदा इतना। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है दोस्तों? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है मेरे भाई? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है, जिसको अभी त्रिपुरा में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है। जिसको अभी क्या दिया गया दोस्तों? त्रिपुरा में सारिंदा को क्या दिया गया दोस्तों? ये देख रहे हो ना, सारिंदा को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है। सारिंदा को अभी यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, देख रहे हो, यही है सारिंदा। देख लो, फिर बाद में मत करना कि सर बताए नहीं। ऐसे 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 देख रहे हो ना, सारिंदा। दिस इज कॉल्ड सारिंदा, जिसको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में, याद रखना त्रिपुरा में। अब पता नहीं इसमें से कैसा जो वो सुर मतलब संगीत का जो है मजा लोग लेते होंगे, किस तरीके का इसमें से आवाज निकलता होगा। सारिंदा म्यूजिक सुनना है तो बताओ। निम्नलिखित में से पिच ब्लैक वायुसेना सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ये मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देश सैन्य अभ्यास करते हैं, बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हैं, तो बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हैं। अब पूछेगा कि पिच ब्लैक इतना पिच ब्लैक जो सैन्य अभ्यास होता है, पिच ब्लैक इतना सैन्य अभ्यास, एक सेकंड रुक जाइए, शेयर कर दे हम। ये मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। एक्सरसाइज जो पिच ब्लैक है ना, ये मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। अब इसमें जो है ना, इसमें पढ़ने चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, क्योंकि इसमें 19 देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत सहित कुल 19 देश पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये तो हम लिख देंगे, क्योंकि पेपर में इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन इसमें बनाएगा पेपर में। मालूम है पेपर में क्वेश्चन क्या बनाएगा? भाई कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, सीधे तौर पर। इस पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसमें टोटल कुल
19 देश हैं, 19 देश हैं, और जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रबल समाधान, प्रबल संभावना है, संभावना है कि इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि ये पूछेगा ना कि पिच ब्लैक सैन्याभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारत, देखो ऑस्ट्रेलिया तो मेजबानी कर रहा, तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, लिखते हुए चलना, अलग लिखना हो तो। लिखते हुए चलना, लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, अपने को कौन दिक्कत है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, देखिए यूएसए, लिखाओ भाई। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ है मच्छर, मच्छर मच्छर। ऑस्ट्रेलिया, कहीं तो मच्छर है भाई, कहीं तो मच्छर है, एक मच्छर आदमी को लिखने में मजबूर कर देता है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत, लिखते हुए चलिएगा सब लोग, लिखते हुए चलना। यूके, फ्रांस, जापान, यूके हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जापान हो जाएगा, यूके, फ्रांस, जापान हो जाएगा, लिखते हुए चलेंगे सभी लोग। इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इतना सिंगापुर, इतना सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दक्षिण कोरिया के बाद आप लिख लीजिएगा दोस्तों कनाडा, ब्रुनोई, फिजी, इतना कनाडा, इतना कनाडा, फिर उसके बाद ब्रुनोई, इतना ब्रुनोई, ब्रुनोई, फिजी, ब्रुनोई हो जाएगा, फ्रीजी हो जाएगा, ठीक है, ब्रुनोई हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्रीजी हो जाएगा। लिख लेना भैया, इसको पूरा लिख लेना, ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है, याद रखना। फिनलैंड, मलेशिया, इतना फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, उसके बाद मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखोगे न्यूजीलैंड, पपुआ गिनी, न्यूजीलैंड, इतना न्यूजीलैंड, इतना न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यू पपुआ गिनी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा, पपुआ, इतना पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा, न्यू गिनी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। उस फिलीपींस, स्पेन हो जाएगा, इतना फिलीपींस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पेन हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, फिर उसके बाद स्वीडन हो जाएगा, उसके बाद स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन, इतना स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया, 19। पेपर में मालूम है क्या प्रश्न बनेगा आपके पेपर में, एक ही प्रश्न इसमें बनेगा कि भैया कौन सा देश पिच ब्लैक सैन्याभ्यास में शामिल नहीं है, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, ठीक है, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। इतना पहली बात तो याद कर लीजिएगा, ये जो है एक्सरसाइज है, इतना एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, याद कर लेना। ये मालूम है एक्सरसाइज कैसे होने वाली है, वायुसेना सैन्याभ्यास है। ये सैन्याभ्यास कहता है दोस्तों वायुसेना, वायुसेना याता वायुसेना सैन्याभ्यास है, वायुसेना सैन्याभ्यास है, ये वायुसेना सैन्याभ्यास है, वायुसेना सैन्याभ्यास है। अब ये आयोजन जो है ना जुलाई में होगा, इतना एक 20 जुलाई से 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। इतना इसमें इतना 20 जुलाई से, इतना 20 जुलाई से लेके इतना 7 अगस्त, इतना 7 अगस्त, इतना 7 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 7 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें 100 से अधिक विमान कर्मी आने वाले हैं, 19 देश आने वाले हैं, और याद रख लीजिएगा महत्व हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत सागर के आसपास वाले इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना इन देशों का, याद रख लेना। अब इसमें अब जैसे कि मान लो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी तो सैन्याभ्यास हम लोग कोई करते होंगे, करते हैं, जैसे ऑस्ट्रा हिंद करते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ऑसी इंडेक्स हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ मालाबार करते हैं, ये तीनों सैन्याभ्यास भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, और ऑस्ट्रा हिंद ऑसी इंडेक्स करते हैं, नौसेना सैन्याभ्यास है, उसके साथ मालाबार करते हैं, वो भी हम लोग किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। हालांकि मालाबार में क्वाड देश शामिल है, मालाबार में आप देखोगे ना, तो इस मालाबार जो सैन्याभ्यास है, इस मालाबार सैन्याभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। देखो इसमें भारत है, इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, और जापान है, जापान है, जापान है। ये चारों देश मिलकर के मालाबार सैन्याभ्यास करते हैं, जिसको क्वाड देशों का सैन्याभ्यास करते हैं, जिसको क्वाड देशों का सैन्याभ्यास करते हैं, जिसको हम लोग क्वाड देशों का सैन्याभ्यास करते हैं। जैसे कि लिख लेना इसके साथ ऑस्ट्रा हिंद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करते हैं, ऑस्ट्रा हिंद, इतना ऑस्ट्रा हिंद जो सैन्याभ्यास है ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। ऑसी इंडेक्स लिख लीजिएगा सभी लोग, ऑसी इंडेक्स ये पूछा जाता है, ऑसी इंडेक्स रख लेना, ऑसी, इतना ऑसी इंडेक्स सैन्याभ्यास भी हम लोग किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ऑसी इंडेक्स सैन्याभ्यास भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब जैसे कि मान लो कभी पूछ सकते हैं ऑस्ट्रा हिंद कैसा सैन्य अभ्यास है। जो ऑस्ट्रा हिंद आप देख रहे हो ना, ऑस्ट्रा हिंद ये थल सेना सैन्य अभ्यास है। ये कौन सा, ये थल सेना सैन्य अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये थल सेना सैन्य अभ्यास है, थल सेना सैन्य अभ्यास है, थल सेना सैन्य अभ्यास है। और ऑसिंडेक्स नौसेना सैन्य अभ्यास है, नौसेना सैन्य अभ्यास है। लेकिन ये जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जो मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है, 19 देश इसमें सम्मिलित है, ये वायुसेना सैन्य अभ्यास है। ये वायुसेना सैन्य अभ्यास है, ये वायुसेना सैन्य अभ्यास है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत बताइएगा जरा, कैसा लग रहा है क्लासेस बताइएगा, क्लासेस कैसी लग रही है बताइए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। रिलेटिव में मानोगे अगर तुम में से कोई भी इस क्लासेस को अगर डेली कर लिया, तुम्हारा लगता है कोई भी प्रश्न छूटेगा तुमसे? हमको नहीं लगता है कोई क्लासेस तुमसे छूटने वाली है, मतलब कोई भी प्रश्न तुमसे छूटने वाला है। अगर इतना डिटेल में अगर मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी ना आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सिलेक्शन हो। किस साल में 26वीं सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे ये किया गया, कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? ये नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में ही तो ब्रिक्स की भी बैठक होनी है, नई दिल्ली में तो ब्रिक्स की भी मेन समिट होनी है। और आपको पता होगा कि भारत मंडपम में ही एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, तो ये भी आप याद कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो 26वीं सीनियर तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक। और जिस भारत मंडपम नई दिल्ली में 19 से 24 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। और 30 से अधिक देश और 400 से ज्यादा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। निम्नलिखित किस दिन सिकल सेल दिवस मनाया जाता है? अभी तो बीता है भाई, अभी तो बीता है, थोड़े दिन पहले ही तो बीता है। बताइए सभी लोग, थोड़े दिन पहले ही तो बीता है, थोड़े दिन पहले ही तो ये अभी बीता है ये दिन। कोशिश तो जारी है कि पूरी तरीके से समर्पित होकर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। एक मिनट बैटरी चेंज कर लूं, बैटरी खत्म होने वाला है। उन्नीस जून, बिल्कुल सही बात है, 19 जून हो जाएगा इसका आंसर। 19 जून, 19th ऑफ जून हो जाएगा, 19th ऑफ जून यानी कि 19 जून हो जाएगा इसका आंसर। 19 जून आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 19 जून इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं माइक का क्वालिटी। आवाज क्लियर है ना? बैटरी चेंज किया मैंने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आवाज मेरी विजिबल है, आवाज मेरी आ रही है, क्या आपको आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस, हेलो 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 बताइएगा सभी लोग, क्योंकि बैटरी चेंज किया है। कभी कभी होता क्या है कि बैटरी चेंज करने के बाद माइक का बटन दब जाता है, इसलिए पहले से चेक करते हुए चलते रहना चाहिए। लेकिन ना मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा देता हूँ ना, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई क्लासेस यूट्यूब पे लेता है तो वो केवल हम है, ठीक है। और जितना हम फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवा देते हैं उतना भी अगर कोई कर लेना तो उसका सिलेक्शन कभी रुक नहीं सकता। बस शर्त यही है कि जो है जहाँ पे चीजें अच्छी क्वालिटी की होती है वहां पे लोग कम होते हैं, ठीक है, वहां पे लोग कम होते हैं। और जब तक उनको पता चलता है दूसरा कोई सिलेक्शन मार जाता है, बाजी मार जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार के साथ मिलकर के किया है दोस्तों? मतलब कहाँ पे किया है दोस्तों? ये बिहार में किया है। कहाँ पे दोस्तों? ये बिहार में किया है। और बिहार में अभी 24वें नंबर के जो सीएम है वो सम्राट चौधरी हैं, और गवर्नर जो है उनका नाम है सैयद अता हसनैन। अच्छा, कोई बताएगा पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला यत्ना, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यत्ना, मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कोई बताएगा? ये पटना हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? उनका नाम बताइए कमेंट करते हुए, उनका नाम कमेंट करते हुए सभी लोग बताएंगे।
पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? जरा कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए सभी लोगों के, जरा कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए कि पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, बताइए। अरे भाई गूगल कर लो, मैंने कितनी बार बढ़ाया है। मीनाक्षी मदन राय जब बनी थी 4 जून को, उसी समय मैंने आपको बताया था कि मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मीनाक्षी मदन राय हो जाएगा। मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा, मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा, मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा। मीनाक्षी मदन रॉय जो हो जाएंगी पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। जब हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं अपना, जब हाईकोर्ट हमारे देश में हाईकोर्ट का वर्णन आर्टिकल नंबर 214 में है, और याद रख लीजिएगा देश में कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है हमारे देश में। देखोगे कितने हाईकोर्ट है दोस्तों? 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। 25वां हाईकोर्ट कहाँ पे? अमरावती में है, अमरावती में है, अमरावती में है। देश की आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अमरावती में आपको देखने को मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 हो जाएगा। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे जो बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोले थे, वो कौन है दोस्तों? सूर्यकांत है। वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। पता है कॉकरोच वाले बात की वजह से जो है ना, ये जो है सरकार की भत्सना की जा रही है। आलोचना होता है, एक होता है भत्सना। भत्सना मतलब एकदम गैर गुजरी सरकार, एकदम घटिया सरकार, एकदम निकम्मी नाकारा सरकार। जिस तरीके की बिहार गवर्नमेंट है, जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट है, आप देख सकते हो ये दोनों जो है ना, बच्चों को क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। ये मूर्ख ही समझते हैं, मूर्ख ही समझते हैं, ठीक है, इसलिए मूर्ख समझते हैं ना। बेसिकली अगर कोई अच्छा से पढ़े लिख लेता है तो सच्चाई का जान लेता है, सच्चाई का बोध उदय हो जाता है। इसलिए ये लोग सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा नहीं पाते हैं, और जहां पे करवाते हैं वहां पे सही से देने नहीं देते हैं। दुनिया भर के कानून थोप देते हैं। हर के काम यूपी बिहार में देखोगे, हर एक काम जो होता है ना सरकार का, वो कौन करता है? टीचर करते हैं। टीचर पढ़ाने जाता है कि उनका सरकारी काम करने जाता है? हमको तो ये नहीं समझ में आता है। अरे भाई आपके पास पैसा नहीं है तो भीख मांग के कटोरा लेके कहीं भीख मांगते हैं दूसरे देशों के पास? उसी तरीके से मांगिए। क्यों टीचरों को परेशान करते हैं? जो टीचर की तैयारी कर रहा है भाई, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, आप उसके साथ तो भेदभाव कर रहे हैं। 2.5 साल तक वैकेंसी नहीं देते हैं, कोई तो 6 साल तक वैकेंसी नहीं देता है। 6 साल बाद जब 27 में चुनाव हो, एक दिन पहले ही लोग जागते हैं। लेकिन निकम्मे नकारा सरकार है। मेरा तो बस चलता है कि सबको गोली से उड़ा देता, सबको। बस वही है कि अगर आप इस तरीके के शब्द का भी उपयोग भी करिएगा तो आप क्या आतंकवादी हो जाएंगे। अब किसी पार्टी के विरोध में बोलना मतलब क्या होता है? देश के विरोध बोलना हो जाता है। इनका ये मोटिव होता है। अगर मान लो किसी पार्टी की आलोचना कर रहे हो तो इनका कहना है कि आप देश की आलोचना कर रहे हो। मतलब किसी पार्टी का विरोध करना देश की आलोचना करना नहीं होता। पहले जाओ इन लोगों को संविधान को अच्छे से पढ़ाओ। लोकतांत्रिक देश में विरोध करना एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक का हक होता है, ठीक है। ये हक आप उनसे कोई नहीं छीन सकता, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन गरिमा में रहकर। ये नहीं कि माँ बहन की गाली हम देना शुरू कर देंगे। ये कानूनन जो है ना अपराधी है, उठा के हमको घर से भी टांग देंगे अपना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन गरिमाओं में रह के सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक देश का हक होता है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश के हक को भी छीना जाता है। होता क्या है? कोई सरकार का खुल के विरोध करता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उसको पता जाता है कि इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, तरह तरह के कानून लगा दिए जाते हैं, तरह तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं, क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहा है। सरकार की अगर चाटुकारिता करोगे तो सब कुछ ठीक, सरकार की आलोचना करोगे तो सब बेकार। ये कैसा देश है भाई? सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह के लोकतंत्र में आप बोल नहीं सकते। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित किया जा रहा है? बताइए किस राज्य में सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित किया जा रहा है? विंड टर्बाइन स्थापित किया जा रहा है तो कहां पे? कर्नाटक में किया जा रहा है। कर्नाटक में किया जा रहा है। कहां पे दोस्तों? ये कर्नाटक में किया जा रहा है, ठीक है। कहां पे? ही कर्नाटक में किया जा रहा है। बिहू पेपा को हाल ही में जे टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? बिहू पेपा को अभी हाल ही में जे टैग प्रदान किया गया है। ये मालूम है कहां से? असम से संबंधित है, असम से संबंधित है। और असम की कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। और यहाँ पे सीएम फिर से चुन के कौन आए? हेमंत बिस्व शर्मा साहब फिर से सीएम चुन के आए हैं, ठीक है। इन्हें फिर से चीफ मिनिस्टर चुना गया है। अब देखो असम में कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, रमोना नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है। सब कुछ कहाँ पे? असम में ही आपको देखने को मिलता है। असम में कुल मिलाकर के 7 नेशनल पार्क हैं। अभी यहाँ का जो है दोस्तों, यहाँ का तेजपुर लीची मालूम है कहाँ? दुबई निर्यात किया गया है असम का। अभी आप देखोगे तेजपुर जो लीची है, तेजपुर लीची
जिसको 2013 और के आसपास जीआई टैग मिलता है, या फिर इसको मालूम है यूएई निर्यात किया गया है। यूएई में क्या किया गया दोस्तों, यूएई में निर्यात किया गया, यूएई में निर्यात किया गया, यूएई में निर्यात किया गया। यहीं का मुगा सिल्क जो था, मोदी जी किसको लेके गए थे, मेलोनी को दिए, तो उसके बाद से उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस तरीके से बढ़ गया कि क्या ही बताया जाए। तो यहीं पे देखो कि जोहा चावल था, यहीं का जो है जोहा चावल था, यहीं का क्या था दोस्तों, जोहा चावल था, जोहा चावल। और यहीं पे तेजपुर चावल, तेजपुर, यहीं पे देखोगे ना तो जुडिमा चावल भी देखने को मिलता है, जुडिमा या जुडिमा चावल भी आपको देखने को मिलता है, जुडिमा चावल भी देखने को मिलता है। तो जोहा चावल यूके और इटली में निर्यात किया गया है, यूके और इटली में निर्यात किया गया। देख लो इसकी चीजों की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन हमारा अभी भी जो है ना हम लोग अभी भी घाटे में। दूसरे देश हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम उनके यहाँ पे कम करते हैं, इसलिए हमारा जो रुपया कमजोर होते जा रहा है, रुपया कमजोर होते जा रहा है। इस तरीके की फैसिलिटीज लाइए कि हमारे जो एक्सपोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा हो, तब ना जाके हमारा रुपया मजबूत होगा और डॉलर कमजोर होगा, तब ना हमारे देश को फायदा होगा। बात सही है कि नहीं, आप खुद बताइएगा। अगर मैं एक बात गलत बोलूं तो मुझे रोकना, मुझे टोकना, मेरी आलोचना करना, भत्सना करना। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? किसको? सैबल चट्टोपाध्याय को चुना गया है। किसको? सैबल चट्टोपाध्याय को चुना गया है। सैबल चट्टोपाध्याय साहब को चुना गया है। सैबल चट्टोपाध्याय साहब को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? बताइए कौन सा देश हो जाएगा? कहा है कि अगर आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है तो आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए, तभी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। बताइए वो देश कौन है? सभी लोग बताइएगा कि आखिर में वह कंट्री कौन है, वो देश कौन है जिसने यह घोषणा की है। तो हम लोग सेशन को शेयर कर देते हैं, सेशन को शेयर कर देते हैं। और आप सभी लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइएगा, बताते हुए चलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग हमें को बताइएगा नहीं कि सर जी क्लासेस कैसे लग रही है, हमको कैसे पता चलेगा। अगर मान लो क्लासेस एंड हो जाती हैं, ठीक है, तो आप उससे भी हमको जानकारी दे सकते हैं। आप हमको उससे भी जानकारी दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी अपनी जानकारी दे सकते हैं कि हाँ सर जी क्लासेस बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आया, क्योंकि पूरी समर्पण के साथ आपको पढ़ाते हैं, पूरे समर्पण, डेडिकेशन के साथ। जी ठीक है, चलो। हाल ही में सोशल मीडिया का उपयोग करने वाला हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो यूएई ने निर्धारित की है। किसने? ये यूएई के द्वारा निर्धारित की गई है 15 वर्ष। तो सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु मतलब 15 वर्ष जो है न्यूनतम कितनी वर्ष आयु निर्धारित की है? 15 वर्ष निर्धारित की है, 15 वर्ष निर्धारित की गई है, 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यूएई हो जाएगा। अभी आपको पता होगा यूके में कितना किया गया है? यूके में 16 साल किया गया है। यूके में कितना? 16 साल किया गया, 16 साल किया गया। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। आई थिंक आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आई थिंक आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आई थिंक आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। अच्छा, जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ठीक है, एमआईटी जो है टॉप पे है और भारत में जो है आईआईटी दिल्ली टॉप पे है। इतना विश्व में एमआईटी जो है टॉप पे है, ठीक है, और अगर भारत में अगर बात करूँ तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भारत में आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। सिर्फ 200 में ये अपनी जगह बना पाए हैं। देखो सिर्फ 200 में 3 संस्थान अपनी जगह बना पाई है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। देखो मतलब कितनी शर्म की बात है, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे देश में, हजारों यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं, फिर भी शिक्षा के मामले में हमारा जो स्थान है टॉप 100 में नहीं है। सोचो टॉप 200 में, टॉप 200 में हमारे को काउंट किया जाता है, टॉप 200 में हमारे को काउंट किया जाता है। इसमें आईआईटी दिल्ली को शामिल किया गया है, आईआईटी दिल्ली को शामिल किया गया टॉप 200 में। कितनी शर्म की दूर मरने वाली बात है, इतना डूब मरने वाली बात है। आईआईटी बॉम्बे को शामिल किया गया है, आईआईटी बॉम्बे को शामिल किया गया है, और आईआईटी जो है मद्रास को शामिल किया गया है। मतलब शर्म से डूब मरने वाली बात है, इतना शर्म से डूब मरने वाली बात है, इतना मतलब कितनी शर्मनाक ये बेइज्जती है रखना कि विश्व गुरु बनने की बातचीत करते हैं हम लोग, और हमारे जो टॉप 100 में हमारा एक यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में हमारा एक यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब कितनी शर्म वाली बात है, मतलब कितनी शर्म वाली बात है। आप खुद सोचिए हमारी स्थिति कहां पे है। ठीक है, विश्व में अगर मैं बात करूं तो एमआईटी टॉप पे है, एमआईटी इसमें टॉप पे है,
विश्व में अगर वैश्विक स्तर पे बात करूं, वैश्विक स्तर पे इसकी बात करता हूं, याद रख लीजिएगा। सोचो क्या हमारी देश की स्थिति है, क्या हम लोग शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, क्या हम लोग खाली ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, क्या हम लोग खाली जो ऑन पेपर करते हैं कि ये वो सुधार हो रहा है, वो सुधार हो रहा है, जब रियलिटी में जब रिपोर्ट विदेशों से जारी की जाती है तो हमारी देश की संस्थाएं जो है वो क्या कहती हैं, अरे ये रिपोर्ट गलत तरीके से जारी किया गया है, ये भारत को नीचा गिराना चाहता है। अच्छा, तुमको ही नीचे गिराना चाहता है और किसी को तो गिराना नहीं चाहते हैं लोग। प्रेस पे रिपोर्ट जारी की जाती है, मीडिया मानती नहीं है। इसमें भी एक वैश्विक स्तर पे अगर आप देखोगे तो 18वां स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली स्थिति है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पे देखोगे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो अपना 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। 118वां स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कितनी बुरी बेइज्जती की जा रही है हमारी, कितनी बुरी बेइज्जती की जा रही है। सोच लो, मतलब क्या मैं और किसी और के बारे में क्या ही बात करूं जब हमारे देश का ये हाल है। शिक्षा में हमारे यहाँ पे ये हाल है। हमारे यहाँ पे देश में ये होता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति को बताना है कि वो शिक्षक है कि नहीं है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, पैमाना क्या पता है, 7 साल का कोई भी लड़का या लड़की अगर अपना नाम पढ़ लेता है, लिख लेता है, वो साक्षर, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये हमारे देश का पैमाना है, ये हमारे देश का क्या है दोस्तों, पैमाना है। ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया वाला न्यूज नहीं है, ये रियलिटी वाला न्यूज है, जो हमको जो डेटा प्राप्त हुआ उसके अनुसार मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, एमआईटी टॉप पे है। सोचो एमआईटी टॉप पे है, अभी सोच सकते हो एमआईटी इसमें टॉप पे है, अभी भी टॉप पे ही एमआईटी ही बना हुआ है। सोचिए क्या हम बताएं अब इसमें, क्या मतलब बोलने का भी मन नहीं करता है, बोलने का भी मन नहीं करता है। आपको दिखा दें, आपको दिखाते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या बोलूं मैम, मेरे पास तो शब्द ही नहीं रहता है बोलने के लिए, जब इस तरीके का जो हमको दर्शन देखने को मिलता है। देखो ये बैठल है यहाँ पे योगा करे बदे, मतलब इस सबसे बड़ा तो धोखेबाज यही है। देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति यही है। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इनको चेहरा देखने का मन नहीं करता है। अभी देखो इंटरनेशनल योगा दिवस आपको पता है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार, योगा फॉर हेल्थ एंड, इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड एग्री। यहाँ पे देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की जो थीम क्या है, ये क्या है, स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग, स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ इतना, मे बी लेटर इसको करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करो, 21 जून को रविवार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, रविवार के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है योगा फॉर हेल्थ, देखो बुढ़ापे के लिए योग थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस समारोह का नेतृत्व जो है दोस्तों कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, विश्व योगा दिवस का, कहाँ पे, कोलकाता में किया जा रहा है। विश्व योगा दिवस का जो आयोजन है इस बार कोलकाता में किया जा रहा है। अपना थीम क्या है, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, थीम मैंने बता दिया, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, और कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर 190 से ज्यादा देश बड़े पैमाने पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको भाग लेते हैं। 2014 में यूएन ने इसको प्रस्ताव पारित किया था, 2015 से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2015 से लगातार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय और एमडीएनआईडी द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। अमरावती विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में रामचंद्र बाबू नायडू अतिथि में इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में सुबह 5 से 7:30 बजे तक इसका आयोजन भी किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मुझे दर्शन करना था एमआईटी का। अब देखो विवेक अग्रवाल, ठीक है, विवेक अग्रवाल नेम्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या उपाध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों, विवेक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है, विवेक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया। फिलहाल तो हमको जो बातचीत करनी है एमआईटी पे आते हैं। एमआईटी पे देखो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, विश्व में टॉप 5 यूनिवर्सिटी जहां पे शिक्षा बहुत अच्छी होती है। पहले पे तो एमआईटी यूएसए का हो जाएगा, दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का हो जाएगा, तीसरे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन हो जाएगा, इतना इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन तीसरे पे हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये चौथा का, ये भी लंदन का हो जाएगा, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये यूएसए का हो जाएगा। मतलब इसमें से टॉप 5 में से 3 तो यूएसए के ही हैं, टॉप 5 में से 3 तो यूएसए के ही हैं। हमारे भारत की स्थिति देख लीजिए, आइए आपको दिखाते हैं हमारे भारत की स्थिति। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में 118 पे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे 134 पे है, आईआईटी मद्रास आप देखोगे कि 170 पे है, आईआईटी खड़गपुर 205 पे है, और आईआईएससी बेंगलुरु 221 पे है। अब इसके ऊपर क्या कहिएगा, कुछ टिप्पणी है आपके लिए बोलने के लिए तो जरूर बोलिएगा, कुछ टिप्पणी है तो जरूर बोलिएगा, वरना आप कहिएगा कि मास्टर बोलता है। मास्टर क्या है दोस्तों, बोलता है, अपना मास्टर क्या है, बोलता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में एमआईटी सबसे ऊपर है और आईआईटी दिल्ली सबसे आगे है भारत में। विश्व में नंबर 1 पे एमआईटी है और भारत में सबसे आगे आईआईटी दिल्ली है। देख लो
कोई है? देख लीजिए। अब हम इसमें हम क्या बोले, अब इसमें हमको तो समझे नहीं, हमको तो शब्द नहीं मिलता कि किस तरीके से बेइज्जती करें अपना, किस तरीके से बेइज्जती करें। ठीक है, यहाँ पे धर्म की राजनीति होती है इस देश में, इसकी वजह से ये देश आगे कभी नहीं निकल पाएगा अपना। जहां पे धर्म की राजनीति होती रहेगी, जहां हिंदू मुस्लिम मुसलमान सिख ईसाई पारसी धर्म के नाम पे राजनीति होती रहेगी, वहां पे ये देश कभी भी जीवन में आगे निकल सकता है, कभी जीवन में आगे नहीं निकल सकता और ना निकलेगा यार, ना नहीं निकलेगा। ठीक, जब अनपढ़ जाहिल गवाह टाइप के जिन नेता जब जब गद्दी पे बैठेंगे देश को बर्बाद करेंगे। आईएनएस तर्कस मरम्मत के बाद किस देश में भेजा गया था? तो सेशल्स भेजा गया था। कहां पे दोस्तों? सेशल्स भेजा गया है। आईएनएस तर्कस को मरम्मत के बाद में अगर पूछे किस देश में भेजा गया तो कहां पे दोस्तों? ये सेशल्स में भेजा गया है। कहां पे दोस्तों? ये सेशल्स में भेजा गया, ये सेशल्स में भेजा गया है। आईएनएस तर्कस अगर पूछे मरम्मत के बाद में किस देश के पास भेजा गया है दोस्तों? ये किसके पास भेजा गया है दोस्तों? सेशल्स के पास भेजा गया है। ये सेशल्स के पास भेजा गया है, सेशल्स के पास भेजा गया है। ठीक है, चलो। 17वीं शताब्दी में डेनिश जहाज के अवशेषों का पता लगाने के लिए किसके दास के हम लोगों ने साझेदारी की है? मतलब इसके ऊपर तो मुझे समझे में नहीं आता, इस क्वेश्चन को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। मजबूरी इसलिए है ना कि बस पढ़ा रहे हैं इतना। डेनमार्क के साथ हम लोगों ने समझौता किया है, डेनमार्क के साथ हम लोग समझौता किए हैं। पहली बात तो याद रख लीजिएगा, हम लोगों ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है इतना। 17वीं शताब्दी में एक जहाज था, ठीक है, जो डेनमार्क से भारत आ रहा था, वो हिंद महासागर वाले रीजन में आपको डूब गया। अभी दोनों लोग मिल करके उस डूबे हुए जहाज को पता लगाएंगे, डूबे हुए जहाज का पता लगाएंगे। बताओ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर कोई शब्द है आपके ऊपर तो जरूर से बताइएगा। अब 17वीं शताब्दी में डूबा हुआ जहाज खोज करके इनको पता नहीं मिलेगा क्या, इतना पैसा रिसर्च करना, उसके बाद पैसे को बर्बाद करना, उसके साथ जो पैसा इनके जो है चचा देते हैं, हमारे ही द्वारा लिया गया टैक्स का पैसा हमारे ही देश में बर्बाद करते हुए सामने दिख रहा है। इसके ऊपर कुछ बोलिए आप सभी लोग, कोई बोलना चाहते हैं तो। ये क्योंकि हमारे देश का ही पैसा है और जो ये लोग बर्बाद करेंगे फालतू की चीजों को ढूंढने में, वही जो है हॉस्पिटल बना देते, स्कूल कॉलेज बना देते, तो वो तो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता ना। उससे जो है लोगों को फायदा होगा, तो ये चीज नहीं करेंगे ये लोग। हजारों करोड़ रुपए, कई सौ करोड़ रुपए बर्बाद करेंगे दोस्तों। ये लोग बर्बाद करेंगे किसके लिए दोस्तों? रिसर्च के लिए। खोजेंगे पानी की गहराइयों में जाके जहाज को। जहाज में कौन सोने का खजाना इनको मिल जाएगा आप बताइए? वो जहाज में क्या सोने का खजाना इनको मिल जाएगा? मैं तो पहले यही सोच रहा हूँ, जब मैं न्यूज पढ़ा था तो तब तो मन कर रहा था पहले तो इन दोनों को गिरा गिरा के मारे, डेनमार्क को भी है और जो है जो रिसर्च करने जा रहे हैं ये दोनों लोग जो मिलकर के भी, ये दोनों के दोनों को जो भी संस्था इसको खोजने जा रही है, जिसके नेतृत्व में खोजने जा रही है, पहले दोनों के दोनों मूर्ख है, दोनों को दोनों मूर्ख है। ठीक है, ये पैसा ही का बर्बादी है ना। आपको क्या लगता है हजारों करोड़ रुपए इसमें बर्बाद होगा? समुद्र की गहराई में खोजने हुई वस्तुओं को खोजने के लिए कई सौ करोड़ रुपए ये लोग बर्बाद करेंगे, देख लेना। और हमारे ही द्वारा लिया गया पैसा हम और बर्बाद होते हुए दिखेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग द्वारा राज्य वित्त रिपोर्ट 2000 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है? देखो सबसे अधिक राजकोषीय घाटा इनमें से अगर कहीं दर्ज किया गया है तो और कोई नहीं, वो आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक राजस्व घाटा दर्ज किया गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर राजस्व घाटा क्या होता है? देखिए होता क्या है ना, हमारे घर का जो जैसे मान लो मैं 1000 रुपए कमाता हूँ, 1000 रुपए में मेरी इनकम होती है, कहाँ कहाँ खर्च करना कहाँ कहाँ नहीं खर्च करना उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, बांट लेता हूँ। अब कभी कभी मान लो घर में किसी का तबियत खराब हो जाता है तो 1000 रुपए से ज्यादा बजट का खर्चा हो जाता है। वही हाल देश के ऊपर है, ये लोग खर्चा सोचते हैं 500 में हो जाएगा, लेकिन 500 से ज्यादा जो है 500 इनके पास इनकम आया, 500 इनकम आया, खर्चा ही 600 कर दिए। अब वो 600 खर्चा किए तो 100 रुपया किसी ना किसी से उधार लिए होंगे, तो आय व्यय के बीच का जो अंतर निकल के आता है ना उसी को राजस्व घाटा कहते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ का हुआ? मेघालय का हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ पे? मेघालय का हुआ है। सबसे ज्यादा का कहीं पे हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये मेघालय में हुआ है। जिसके बाद ये न्यूज चर्चा में आई है, जिसके बाद ये न्यूज चर्चा में आई है, जिसके बाद ये न्यूज चर्चा में आई है। अच्छा सिक्किम पता है? सिक्किम भारत का 5वां ऐसा राज्य बना है। सिक्किम भारत का पांचवा राज्य है। सिक्किम भारत का 5वां ऐसा राज्य है जिसने 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सिक्किम भारत का 5वां ऐसा राज्य है जो उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया है। 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया है। सिक्किम भारत का 5वां ऐसा बड़ा राज्य है। सिक्किम भारत का 5वां ऐसा बड़ा राज्य है जिसने 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया है। 100% साक्षरता का जो लक्ष्य है वो क्या किया है दोस्तों? वो प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है। ये दिमाग में याद रख लेना, ठीक है? ये दिमाग में जरूर से याद रख लीजिएगा सभी लोग, सभी के सभी छात्र, जितने भी लोगों को मैं बता रहा हूं, सभी लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है?
जून 2026 में पत्थर की कला, बावन बुटीक साड़ी और पीड़िया पेंटिंग को कहा जीआई टैग दिया गया, बताइए। एक हफ्ते में 25 चीजों को जीआई टैग मिला है। 25 के 25 पढ़ पाओगे नहीं, लेकिन जितना काम का उतना तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उनको तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। 25 के 25 तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, पढ़ा भी दूंगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, जो बात है क्लियर। लेकिन हमको इसमें से छांटना पड़ेगा, 25 में से आपको 5 6 10 तो करवाना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो ये जो है पत्थर की कड़ला, पत्थर की कट्टी जो है ना, ये गया से संबंधित है। बावन बुटीक साड़ी ये नालंदा से संबंधित है, ये नालंदा से संबंधित है। पीड़िया पेंटिंग ये भोजपुर से संबंधित है, या भोजपुर से संबंधित है। और ये तीनों जगह कहाँ पड़ता है, ये तीनों के तीनों जगह कहाँ, बिहार में पड़ता है, जिसको अभी बिहार में जीआई टैग दिया गया है। ऑलरेडी बिहार में बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे सिलाव खाजा हो गया, मिथिला मखाना हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, आपको मगही पान हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर की लीची हो गया, बहुत सारे, जर्दालू आम हो गया, ठीक है। ये सभी चीजों को बिहार में ही जीआई टैग मिला हुआ, मधुबनी पेंटिंग हो गया, इन सभी चीजों को ऑलरेडी बिहार में जीआई टैग मिल चुका है। कुछ और चीजों को मिला है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाजीपुर का केला भी है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। हाजीपुर का जो केला है उसको भी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की गारंटी मेरी है, इतना करंट अफेयर्स तो जीके जीएस जो है उसकी गारंटी मेरी है। आपका क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे यार, ना छूटने नहीं देंगे, इतना रिवीजन कराएंगे। जिस दिन एग्जामिनेशन भी होगा ना, उस दिन भी अंतिम समय तक साथ देंगे। 10 बजे, 6 बजे, 5 बजे, इतने बजे भी एग्जामिनेशन, उस दिन भी देख के जाइएगा। करंट अफेयर्स इकलौती ऐसी क्लास होती है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का इकलौता ऐसा मर्जब हम लेके आते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आपको कोई भी नहीं कराता होगा। रियलिटी में बता रहे, जिस तरीके से, जिस लेवल तक उसको हम लेके जाने का प्रयत्न करते हैं। बाकी आप लोग तो समझदार है ही हैं, देखते ही होंगे, ठीक। चलो, क्योंकि मेरा मोटिव जो है पढ़ाना नहीं है, मोटिव है पढ़ाने के साथ साथ याद भी करवाना। किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? अरे भाई अभी तो बीता है, ठीक है, अभी तो बीता है, अभी तो बीत रहा है। अच्छा 20 जून हो जाएगा। अच्छा मेरा आपसे प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी 2026 में? विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम क्या है, बताइए। शरणार्थियों के साथ एकजुटता से डोंट, जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाए। शरणार्थियों के साथ एकजुटता जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाए, इस बार की थीम है अपना, इस बार की थीम है अपना, इस बार की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता, एकजुटता जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाए, जब तक सभी क्या हो जाए, सुरक्षित ना हो जाए। शरणार्थियों के साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई, शरणार्थियों के साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, और जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाए, जब तक सभी क्या हो जाए, सुरक्षित ना हो जाए, सुरक्षित ना हो जाए, ये दिमाग में उतार लेना है आप सभी छात्रों को, ठीक है। तो इनमें सब कुछ इसमें ऐड किया है, सब कुछ इसमें ऐड किया है जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने ऐड किया है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम पर्पज से, ठीक है, बकवास पर्पज से नहीं। निम्नलिखित में कौन सा 130वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो इतना ये कौन बना है दोस्तों, सर्वमियाई जो है ना, ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है। 130वां यूनिकॉर्न ये बना है सर्वमियाई। सर्वमियाई जो है भारत का 130वें नंबर का क्या बना है दोस्तों, यूनिकॉर्न बना है। 130वें नंबर का यह क्या बना है, यूनिकॉर्न बन गया है, ठीक। चलो 14वां मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा मेरे भाई, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये मालूम, ये भारत में ही आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पे दोस्तों, भारत में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, जसदान पटारी संदूक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है, यह किस राज्य से संबंधित है, यही आपको बताना है, यही आपको बताना है। तो याद रख लीजिएगा, ये गुजरात से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है मेरे भाई, ये गुजरात से संबंधित है, अपने गुजरात से संबंधित है, जहां पे अपने लोग क्या करते हैं, गरबा डांस फॉर्म करते हैं इसे। चढ़बा का होते मड़े गड़बे डाम, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, गरबा। गरबा डांस फॉर्म गुजरात में ही होता है यार, गरबा डांस फॉर्म जो है गुजरात में होता है। पतंग महोत्सव भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत गुजराती लोग एकदम बहुत ठाट बाट से सेलिब्रेट करते हैं, इतना ठाट बाट से एकदम सेलिब्रेट करते हैं इतना। यहाँ पे गुजरात के आप देखोगे जो गांधीनगर है,
इसकी कैपिटल हो जाएगी। इस गांधीनगर को गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। गिफ्ट सिटी जो है ना, इस गिफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और गिफ्ट सिटी का जो अध्यक्ष है वो किसको अपॉइंट किया गया है दोस्तों? उदय कोटक को अपॉइंट किया गया है। उदय कोटक को अपॉइंट किया गया, उदय कोटक को अपॉइंट किया गया है। यहीं पे गूगल का सेंटर खोला गया है, गूगल का सेंटर खोला गया है। और गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई जो है, सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं, तो गूगल के सीईओ हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए डब्ल्यूएचओ का सेंटर भी यहीं खोला गया है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर भी यहीं खोला गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एचडीबी का भी सेंटर यहीं खोला गया है। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 69वां सदस्य है ना, वो कौन बना है? इजराइल बना है। कौन बना है? इजराइल बना है। तो ये भी आपके पेपर में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। वी हैव बीन टू गुजरात। ठीक है, अच्छा, एशियाई लायन भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी बात पे याद रख लीजिएगा, एशियाई लायन जो होता है ना, वो आपको कहाँ पे? वो गुजरात में ही अपने को देखने को मिलते हैं, गुजरात में ही अपने को देखने को मिलते हैं। तो एशियाई लायन जो है, एशियाटिक लायन जो है, वो आपको कहाँ पे? ये गुजरात में ही आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात में ही आपको देखने को यह मिल जाता है, गुजरात में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग जो है ना पूरा वीक का रिविजन करवा रहे हैं, पूरा वीक का रिविजन हम लोग करवा रहे हैं, याद रख लीजिएगा। पूरे वीक का हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रिविजन करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, चलो। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला मध्य एशियाई देश कौन बना है? देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है ना अभी उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है, और टोटल इसमें देशों की संख्या 10 हो चुकी है। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये 2014 में ये बनता है। ब्रिक्स देशों का बैंक है ना, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, और ये 2015 से काम करना शुरू करता है। इसमें ब्राजील ऑलरेडी था। ठीक है, ब्राजील था, रूस था, इंडिया था। ठीक है, इंडिया था, चीन था, दक्षिण अफ्रीका था, यातना चीन था, दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया बना, अल्जीरिया बना, अल्जीरिया बना, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बना। फिर उसके बाद मिस्र बना, यातना मिस्र बना। उसके बाद अभी 10वां जो है उज्बेकिस्तान बना है। ठीक है, ये बताइए सब लोग, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से देश हैं? ये पेपर में आता है, अपना पेपर में आता है अपना। न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल 10 देशों के नाम बताइए। हाँ, एक मिस्र हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, यूएई भी है, इतना यूएई भी है, इसमें लिख लीजिएगा दोस्तों, यूएई भी है, ये 4 ये हैं, 5 ये हैं, और एक ये हो जाएगा, एक उज्बेकिस्तान हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अब टोटल कुल मिला के यहाँ पे देशों की संख्या अगर पूछे कितनी हो जाएगी? टोटल कुल मिला के यहाँ पे देशों की संख्या न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10 हो जाएगी। पेपर में यही आपसे पूछेगा, पेपर में आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 10 है, इतना कुल 10 हो जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा चीज दिमाग में रहता है ना कि क्या ही बोला जाए, घूमते रहता है सब इधर उधर ऐसे तैसे, ठीक है। चलो, तो निम्नलिखित में से 23वां खान वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों? ये शुरू किया गया है, आई थिंक मंगोलिया में ही शुरू किया गया है। मंगोलिया में शुरू हुआ, बिल्कुल 20 जून से 3 जुलाई तक ये चलेगा। उलान बटोर में स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पे? ये मंगोलिया में शुरू हुआ है। मंगोलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? उलान बटोर हो जाएगी, ठीक है। मंगोलिया की जो कैपिटल हो जाएगी उलान बटोर हो जाएगी। इसके साथ हम लोग जो है ना नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं, ठीक है। ये खान क्विज सैन्य अभ्यास जो है हमारा सैन्य अभ्यास नहीं है, मंगोलिया और जापान का सैन्य अभ्यास है। खान क्विज सैन्य अभ्यास जो है, सॉरी, अमेरिका और इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा आयोजित किया जाता है। ये खान क्विज सैन्य अभ्यास अमेरिकी सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। अमेरिकी सेना और मंगोलिया की सेना इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्मा बैराज चर्चा में रहा है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस देश के बीच साझा होने वाली एक सीमा पार नदी पर किया जा रहा है? तो कहां पे किया जा रहा है मेरे भाई? तो पहली बात, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जा रहा है। ये दिमाग में याद रख लेना, ये किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको
शुरू किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको शुरू किया गया। वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण कश्मीरी केसर चर्चा में रहा है। या कश्मीरी केसर उत्पादन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मालूम है पंपोर में किया जाता है। और पंपोर कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। पंपोर कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। पंपोर आपको कहाँ पे? कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और हैं, फिर उसके बाद ये क्लास भी आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर ये क्लास भी आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हाल ही में परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है मेरे भाई? ये कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया। कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद में किया गया। आईआईटी हैदराबाद में किया गया। आईआईटी कानपुर ने तो कृत्रिम हार्ट बनाया था, तो जिसके कारण ये चर्चा में आया था। आईआईटी कानपुर ने तो क्या बनाया था? कृत्रिम हार्ट बनाया था, जिसके कारण ये क्या आया था दोस्तों? चर्चा में बना हुआ था। चर्चा में ये बना हुआ था। चर्चा में ये बना हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए 15 साल आयु निर्धारित करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? ये यूएई बना है। कौन? यूएई बन गया है। और ये अभी मैंने इसके ऊपर भी प्रश्न बताया कि ब्रिटेन ने किस वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है? तो 16 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? ये ब्रिटेन लगा दिया है। किसने? ये ब्रिटेन लगा दिया है। ब्रिटेन ने लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का क्षेत्रीय उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? ये बिहार में किया है। कहाँ पे दोस्तों? ये बिहार में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश से अपना पहला सोलर वन नामक मौसमी निगरानी उपग्रह लॉन्च सक्रिय किया है? तो किसने? अमेरिका ने किया है। किसने? अमेरिका ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 30वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों? कौन बन गई? सर्वम एआई बन गई है। 30वीं 130वीं बता दिए थे, हालांकि 30वीं हो गई। ये 130वीं हो गई। 1/3 हो जाएगी। 130वीं ही हो जाएगी। 130वीं हो जाएगी। 130वीं हो जाएगी। सर्वम एआई हो जाएगा। भारत ने जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में डिपार्टमेंट स्टोर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लॉन्च किया? बताइए कहाँ पे? मोदी जी भी फ्रांस के दौरे पे गए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तबाही मचा के भी करेंगे। ऐसे खाली हाथ तो आने वाले हैं नहीं। ऐसे खाली हाथ तो आने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो तबाही मचा के आएंगे ही आएंगे। ठीक है हाँ सही बात है, कुछ ना कुछ तो तबाही मचा के ही करेंगे, खाली हाथ तो आने वाले से रहे। ठीक है, जैसे हमारा यूपीआई भूटान में चलता है, मॉरिशस में चलता है, सिंगापुर में चलता है, श्रीलंका में चलता है, फ्रांस में चलता है, और अभी फिलहाल जो है ना नीस में, मतलब नीस में एक स्टोर था देखो फ्रांस में, किस शहर में डिपार्टमेंट स्टोर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूपीआई को लॉन्च किया है मोदी जी ने। तो कहाँ पे? नीस में किया। मतलब आप अपना गूगल पे लेके जाइएगा और गूगल पे ले जाके आप वहां से गूगल पे से अपने पेमेंट करिएगा, वहां पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा, वहाँ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आपको वहाँ की करेंसी में कुछ भी तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, 1-1.5 लाख रुपया हो गया, तो 5-10 लाख हो गया, तो घूमने निकल जाइए विदेश। और अब उसी गूगल पे से ही पेमेंट करिए, उस हिसाब से वो पैसा काट लेगा आपको ऑटोमेटिक। जैसे मान लो कि 10 रुपए का तुम्हारा जो है वहां पे मान लो 20 रुपए का पानी मिल रहा है, तुम्हारे जो मुद्रा की वैल्यू ऑलरेडी डाउन है, तो जो 20 रुपए वाला जो पानी है ना, तुमको मालूम $20 में मिलेगा, $20 में मिलेगा, इतना $20 में मिलेगा। मतलब कि तुम्हारा कितने में मिल जाएगा? वो 20 रुपए वाला पानी विदेश में अगर पूछे इंडियन करेंसी के हिसाब से वहां पे कितना देना पड़ेगा, तो 1 रुपए का हो जाएगा 90 रुपया, तो 10 रुपए का हो जाएगा 900 रुपया, और 20 रुपए का हो जाएगा 1800 रुपए का खाली पानी मिलेगा। बताओ, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मान लो, इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से वो जो 20 रुपए का पानी यहाँ पे हमको 20 रुपए में मिलता है, वो वहां पे हमको 1800 रुपए में मिलेगा। गूगल पे करने पे, जीपे करने पे 1800 रुपए का वो हमको खाली पानी मिलेगा। बताइए अब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर कोई शब्द है? 1800 भी छोड़ो, 2000 का आपको मिल जाएगा, टैक्स वैक्स जोड़ करके वो 2000 का आपको मिलेगा। तो डॉलर की वैल्यू 95 है, तो 950 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 18 1900, यानी और उसमें टैक्स वैक्स जोड़ के वो 2000 रुपए का एक बोतल पानी मिलेगा। छोड़ो, 2000 रुपए का क्या मिलेगा? एक बोतल पानी मिलेगा। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई है अंधभक्त? कोई अंधभक्त है? अंधभक्त भाई साहब, कोई अंधभक्त है? जीवित है? कोई बोलेगा कुछ कि हम बोले? वही कोई बोल तो रहे। ठीक है, इस तरीके का बोलना तो अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई अंधभक्त है तो बताइएगा कि मतलब कि ये जो 20 रुपए का पानी हमको यहाँ पे इंडिया में मिलता है बिस्लेरी का, वही सेम पानी वहां पे हमको 2000 रुपए में मिलेगा। अब बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन करेंसी। हम अगर जाके वहां पे घूमने जाते हैं और गूगल पे निकालते हैं कि भैया एक बोतल पानी दे दो, तो वो एक बोतल पानी से हम लेंगे वहां पे एक बोतल पानी, वहां के लिए वो 20 रुपया होगा, लेकिन हमारे अकाउंट से 2000 कटेगा। कोई है शब्द? कुछ कहना चाहते हो? कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, बताओ।
अंधभक्तों की कमी नहीं है। मोदी जी भगवान का अवतार है भाई, कैसे बात करते हो? मोदी जी की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, मोदी जी भगवान का अवतार है। मोदी भी प्रकट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको माँ गंगा ने बुलाया है, अवतार लिए हैं, वो अवतार लिए हैं। मतलब 20 रुपए वाला पानी बिस्लेरी का अगर हम फ्रांस में जाके गूगल पे से खरीदते हैं तो हमको 2000 रुपए देने पड़ेंगे, और इसीलिए मोदी जी जाके वहां पे हमारे नीच में यूपीआई लॉन्च करके आए। मतलब ये 20 रुपए वाला पानी हमको 2000 रुपए में मिलेगा भैया, हमारे अकाउंट से कटेगा 2000। हम जाएंगे, मान लो हम अपना यूपीआई हमारा एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक, हमारे यूपीआई एक्सेप्टेबल हो गया, अब हम फ्रांस में घूमने जा रहे हैं, मेरे अकाउंट में कितना है मेरे भाई, एक 10 लाख रुपए, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, मान लो, तो मेरे के अकाउंट में 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख वहां पे कितना के बराबर हो जाएगा तुमको पता है? लाखों रुपया नहीं होगा इतना। सोचो वहां पे तुम्हारे जो 20 रुपए की पानी की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए का पानी, यही सेम बिस्लेरी का पानी वहां पे हमको मिलेगा 2000 रुपए में, इंडियन करेंसी के हिसाब से। कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर से बताइएगा। भारत की पहली अंडर वुमेन यूथ लीग 2026-27 का आयोजन अगर पूछ ले कहां पे किया जाएगा, ये कहां पे, नारायणपुर में किया जाएगा। और नारायणपुर में कहां पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक, ये नारायणपुर में पड़ेगा। और नारायणपुर पड़ता कहां पे है दोस्तों? ये नारायणपुर आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पे? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में आपको नारायणपुर पड़ता है भैया, ये छत्तीसगढ़ में आपको पड़ता है, ये दिमाग में उतार लीजिएगा सारे लोग। ये कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे छेर छेरा फेस्टिवल मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 56वां टाइगर रिजर्व भी था जिसका नाम था गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ में ही आप देखोगे ना, तो एक टाइगर रिजर्व था जो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना था, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। 57वां कौन बना था? राता पानी बना था जो कि मध्य प्रदेश में था। 58वां कौन बना था? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना था जो कि कहां पे? मध्य प्रदेश में था। और मध्य प्रदेश अभी चर्चा में किसके कारण है? कूनो नेशनल पार्क के कारण, क्योंकि बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए जिसमें 6 मादा है और 3 नर है, और उसको कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश भी अभी चर्चा में आया है। ठीक, चलिए, विश्व सिकल सेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 19 जून को सिकल सेल दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, 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 ठीक है, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। फिलहाल ये अपना 19 जून हो जाएगा, इसका आंसर 19 जून हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 19 जून हो जाएगा, 19 जून हो जाएगा। तो यहां पे आप देख ही सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य अभी मैंने बोला उज्बेकिस्तान बना है, 2 बार हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान बना है। हाल ही में किस राज्य में सबसे ऊंचा विंड टावर स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पे? कर्नाटक में किया जा रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहू पिपा को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। किस राज्य, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करते हुए आंसर प्लीज बताइएगा, कमेंट करते हुए